हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हमारी फॉरेन पॉलिसी का अगला पार्ट, मैराथन क्लास का पार्ट नंबर 4 फिर से स्टार्ट होने चल रहा है। तो आज हम देखेंगे मोदी युग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। ठीक है, तब से लेकर के अब तक भारत की विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, और भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। इसके अलावा हमें और चीज़ें देखनी हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, भारत के अमेरिका या भारत की वैश्विक महाशक्तियों के साथ कैसे संबंध हैं। इन सब चीज़ों का हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, बट बहुत डिटेल में चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास की वजह से ही हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग चिंता ना कीजिए, ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर के फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी कंप्लीट कोर्स पर, और साथ के साथ इसमें जो आपके जितने भी चैप्टर होंगे उन सब पर पूरा डिटेल में कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप उसके लिए परेशान ना होइए कि आप सर फॉरेन पॉलिसी को पढ़ा दे रहे हैं और ये डिटेल और शॉर्ट दोनों में हो जाए, तो नहीं, ये शॉर्ट में है, डिटेल में दोबारा से पढ़ाया जाएगा अभी आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो थोड़ा सा और अच्छा चला जाए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है मई 2014 से जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, और इन्होंने सबसे पहले क्या सिद्धांत दिया कि पड़ोसी फर्स्ट का। ठीक है, पड़ोसी फर्स्ट का इन्होंने एक पॉलिसी दिया कि हम जो है पड़ोसी देशों के साथ या अपने नाइबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन को बेहतर करेंगे, रिलेशन को मेंटेन करेंगे। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है विदेश नीति में कि पड़ोसी फर्स्ट। जैसे गुजराल सिद्धांत आया था 1996 में। ठीक है, गुजराल सिद्धांत में जो सिद्धांत अपनाया गया था, खास करके पड़ोसी देशों को लेकर एक तरफा छूट देने की बात जो की गई थी, और तो उसी सिद्धांत को कहीं ना कहीं मोदी जी ने भी फॉलो किया। इसका एक रीजन ये भी है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर करना चाहता है। बेहतर करने के पीछे वजह यह है कि अगर भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है चाइना जो है हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध को बनाने के लिए तैयार है और उन पर वर्चस्व भी बनाया जा रहा है। तो इस सिद्धांत को देखते हुए हमारी भारतीय विदेश नीति में कुछ परिवर्तन जरूर किया गया, और उसका जो सबसे सकारात्मक परिणाम निकला, पड़ोसी देशों की या पहले पड़ोसी की नीति। ठीक है, 1996 में गुजराल सिद्धांत द्वारा निर्मित पड़ोस की नीति को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर वे में थोड़ा सा समझना है। उन्होंने, मोदी जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने सभी सार्क देशों के, ठीक है, सार्क में कितने देश हैं, ठीक है, सभी सार्क में जितने भी सदस्य देश हैं उन सबको क्या किया, इनवाइट किया अपने जो है स्वेरिंग सेरेमनी में। ये चीज आपको क्लियर करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद द फर्स्ट फॉरेन विजिट वाज मेड टू स्मॉलेस्ट नाइबरिंग कंट्री भूटान। तो मोदी की जो फर्स्ट फॉरेन विजिट थी, पहली विदेश यात्रा थी, वो भूटान के लिए की गई, या भूटान के साथ पहला उनका विदेश दौरा किया गया। ठीक है, अब देखते हैं जो लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1992 में, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म मोदी ने बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व की ओर देखो विदेश नीति अपनाई। ठीक है, इन 1992 इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव अडॉप्टेड द लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर पूर्व की ओर नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट नीति का नाम रख दिया गया। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को अधिक व्यापक और क्रियाशील बनाने हेतु लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। अब यहां से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि निम्नलिखित में से लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट, सॉरी ऐसे आएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कौन से कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। ठीक है,
अब देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसलिए लाई गई क्योंकि अब लुक ईस्ट पॉलिसी को क्या करना था, बहुत ही बेहतर तरीके से हमें क्या करना था, उसको एक्टिव एक्टिव करना था और उसको एग्जीक्यूट करना है लुक ईस्ट पॉलिसी को। तो हम अभी तक जो पूरब की ओर देखते आ रहे हैं, तो अब हमें देखना बंद करना होगा, बल्कि हमें काम करना होगा पूरब के देशों के साथ। तो ये वास्तविकता है लुक ईस्ट पॉलिसी की नहीं, बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को अधिक व्यापक और क्रियाशील बनाने हेतु लुक ईस्ट का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट रख दिया गया। इसके पीछे रीजन आपको पता चल गया कि अब हम लुक जो ईस्ट की तरफ देखना नहीं, बल्कि ईस्ट देशों के साथ क्या करेंगे, काम करना पसंद करेंगे। टू मेक इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी मोर कंप्रहेंसिव एंड फंक्शनल, लुक द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज रीनेम्ड एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इतना आपको समझना है कि लुक ईस्ट पॉलिसी को, जो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी 1992 में, उसको और बेहतर करने के लिए हमने क्या किया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी 2014 में। अब जिसका अर्थ है भारत अब पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मधुर व सुदृढ़ बनाएगा। एक्ट ईस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत की यात्रा पर करते हुए 2011 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। एक्ट ईस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था, अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इस वर्ड का यूज सबसे पहले किया था। भारत ने अपनी पूर्व की ओर देखो नीति को अधिक व्यापक, गतिशील और क्रियाशील बनाने के लिए इसका नाम परिवर्तित करके एक्ट ईस्ट कर दिया है। जो ऊपर ये रिपीटेशन दोबारा से हुआ है। सुषमा स्वराज ने वियतनाम की यात्रा के दौरान तथा मोदी जी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया है। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है डिटेल में कि सुषमा स्वराज जो विदेश यात्रा अपनी की वियतनाम के लिए, जब सुषमा स्वराज वियतनाम गई, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, वियतनाम में एक्ट ईस्ट पॉलिसी शब्द का प्रयोग किया। वहीं पे जब मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए, तब मोदी जी ने एक्ट ईस्ट शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इन दोनों से पहले जो है 2011 में ही हिलेरी क्लिंटन ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, कहीं ना कहीं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तभी से इस शब्द का प्रयोग शुरू हो चुका था। लेकिन वास्तविक जो इसको कहते हैं ऑफिशियल जो स्टेटस मिला, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिला। which means that India will now make its relation with East Asian countries more cordial and strong. The term Act East was first used by US Secretary of State Hillary Clinton in 2011 during her visit to India. India changed the name of its Look East policy to Act East to make it more comprehensive, dynamic and proactive. Sushma Swaraj used this term during her visit Vietnam and Modi used during his visit US. तो दोनों ने अलग अलग तरीके से शब्द का प्रयोग किया है। सुषमा स्वराज जब वियतनाम की विदेश यात्रा पर गई, तो तब उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, और वहीं पर मोदी जब यूएसए विजिट पर जाते हैं तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूरब के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद द कंट्री ऑफ द ईस्ट। पूर्व एशिया के देशों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करना। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है कि आप आते ही आपको वीजा की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। इस नीति को वर्तमान में भारत की विदेश नीति के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी गई है। दिस पॉलिसी इज करेंटली गिवन स्पेशल प्रायोरिटी अंडर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य इसके हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और कृषि के क्षेत्रों में पूरब के देशों के साथ सहयोग पर बल दिया जाएगा। फिर दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा तथा विवादों में अपनी सक्रिय भूमिका भारत निभाएगा। उच्च स्तरीय वार्ताओं व व्यापार के माध्यम से पूरब के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन उद्देश्य है।
फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य यह भी है कि दक्षिण चीन सागर में क्या करना है, भारत अपनी स्थिति को मजबूत बनाएगा, बेहतर बनाएगा, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अभी चाइना की स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। तो चाइना को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए भी हमें आसियान देशों के साथ, हमें पूरब के देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना पड़ेगा, जिससे कि हम आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर तो करें, साथ में साथ हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं वहां पे। स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑन cooperation with the countries of East in the textile, pharmaceutical and agriculture sectors, strengthening India's position in South China Sea and playing an active role in disputes. Strengthening relation with the countries of the East through high level talk and trade. तो बातचीत के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से हम जो है ईस्ट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। अब देखते हैं मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। ठीक है, मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक क्या है, पहल है, एक इनिशिएटिव है ये, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी उद्देश्य क्या है कि बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि इसका मकसद क्या है कि जो भी विदेशी कंपनियां होंगी वो भारत में आएंगी और भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएंगी और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ठीक है, भारत में ही उत्पादन होगा, भारत में ही विनिर्माण कार्य होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर भारत में प्रोडक्शन होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इंडिया को यह फायदा होगा, एक तो भारत में या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, दूसरा इंडिया में प्रोडक्शन होगा तो इंडिया की चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी इंडिया में ही सस्ती मिलेंगी फिर। और विदेशी कंपनियां अगर भारत में आकर कोई चीज बना रही हैं तो इससे भी भारत में सामान थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है। ठीक है, तो ये फायदे हैं। 25 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। ऑन 25 सितंबर 2014 नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत को एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। द प्रोग्राम एम्स टू द प्रेजेंट इंडिया एज अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ग्लोबली। अब देखो यहां पे एक चीज आपको समझना है कि जब 1990 और 2000 का दशक था, 90 के दशक में कोई भी विदेशी कंपनियां भारत में नहीं आना चाहती थी। ठीक है, इसका एक बड़ा रीजन यह था कि भारत में सरकारों में, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं थी, सरकारों में स्थिरता नहीं था। एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा भारत की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन अब देखिए 2014 आते आते क्या हो रहा है कि भारत में सभी देश अपना, सभी एमएनसीज कंपनियां भारत में आकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, क्योंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ पाए जाते हैं। जबकि आप अदर कंट्रीज में देखेंगे इतने यूथ नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा बाजारों में से एक बाजार माना जाता है। तो सभी देशों को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, अपना सामान बेचना होता है, क्योंकि हर देश को अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के माध्यम से करे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को अपना कर करें। ठीक है, तो ये भी एक सॉफ्ट पावर की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हैं जो मेक इन इंडिया के तहत भारत प्रयोग कर रहा है। इसके लिए मेक इन इंडिया.com नामक वेबसाइट भी शुरू की गई है तथा विकास के 25 क्षेत्रों की पहचान की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो 25 एरियाज जो है डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय व राज्य स्तर के साथ विदेशों में स्थित दूतावासों में भी की गई। मोदी के मेक इन इंडिया का विजन व्यापक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रोडक्शन को क्या करना है, इसका मेन गोल प्रोडक्शन को प्रमोट करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। देखिए जब प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा चीजों का। एक्सपोर्ट होगा तो आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वहीं पे अगर भारत में उत्पादन को बढ़ाना है तो भारत में मजदूरों की संख्या ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि भारत में फिर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा,
भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। तो भारत ने सारी चीजों को देखते हुए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया। लेकिन इसके साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च करने से सब कुछ नहीं हो जाता है, इसके लिए भी और हमें चीजें शामिल करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, हमने इंडिया में सारी कंपनियों को बुला लिया, बाहर की कंपनियों को, लेकिन अब इंडिया के जो लेबर हैं इनके पास स्किल है ही नहीं, कोई कुशलता नहीं है, ये खाली खैनी खाते हुए बैठे रहते हैं, है ना, गुटखा खाए मुंह में बैठे रहते हैं। तो जब इनके पास स्किल नहीं तो विदेशी कंपनियां आएंगी, या तो अपने साथ वो लेबर लेके आए हैं, विदेशी लेबर आएंगे, या तो आप के यहाँ इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब आपकी लेबर स्किल हो। तो मोदी जी ने इसी के लिए क्या किया, स्किल इंडिया प्रोग्राम एक लॉन्च किया, ठीक है, स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक स्किल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया। मोदी ने इस मेक इन इंडिया की सफलता के लिए सभी उत्पादनकर्ताओं को इसमें शामिल करने का संदेश दिया, सभी विदेशों को संदेश दिया। विदेशी उद्यमियों को भारत में निवेश करने के लिए मोदी जी ने आमंत्रित भी किया। उन्होंने सभी उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं देने, उन्हें अनुकूल वातावरण देने का संकल्प लिया। देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि विदेशों से कि आप आइए, भारत में अपना निवेश कीजिए, भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे भारत को रोजगार मिले, भारत की जीडीपी बूस्ट हो। लेकिन विदेशी कंपनियां आपके यहाँ क्यों आएंगी? आपके यहाँ तो सड़कों पे गड्ढे हुए रहते हैं, सड़कों पे पानी भरा रहता है ना। तो मोदी जी ने कहा आप परेशान मत होइए, हम आपके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेंगे, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो हम आपको फुलफिल कराएंगे। आप जिस भी एरिया में अपना प्रोडक्शन लगाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्रियां, अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, हम उस एरिया को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, अच्छी सड़कें, आपको लाइट, बिजली, पानी, हर चीज की सुविधा मुहैया कराएंगे। तो आपको किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं हो पाएगी, बस आप आइए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो तभी कंपनियां अब क्या हो रही हैं, अब धीरे धीरे भारत में निवेश बढ़ रहा है और बाहरी कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां जो हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट भी अपना कर रही हैं। मेक इन इंडिया से भारत कार से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, सैटेलाइट से लेकर पनडुब्बी तक और कागज से लेकर बिजली तक के विनिर्माण का केंद्र भारत जो है बन सकता है। यानी कि चाइना की तरह क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया हब बन सकता है। लेकिन इसके पीछे रीजन है, बनने के लिए कुछ रीजन है कि भारत को अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें क्या करनी पड़ेगी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना पड़ेगा, वो बढ़िया करना पड़ेगा, तभी विदेशी कंपनियां जो है भारत में अपना निवेश करेंगी। मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या है ये देखते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्यवहारिक, पारदर्शी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था का निर्माण करना है, क्रिएटिंग प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट एंड हेल्दी कॉम्पिटिटिव टैक्स सिस्टम बनाना है, यहाँ पे अपराध व आतंकवाद से मुक्ति दिलाना है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है, बाजार नियंत्रण करना और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है, मेन चीज तो आधारभूत सुविधाएं होती हैं। अगर आपके यहाँ निवेश को बढ़ाना है अपने देश में तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा। बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुए आप कोई भी निवेश नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और फ्रीडम फ्रॉम क्राइम, टेरर, एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड मार्केट कंट्रोल, इन सब चीजों पर आपको पर्याप्त जो है सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तभी कोई भी कंपनी आपके यहाँ निवेश करने के लिए तैयार होंगी, अदरवाइज निवेश तो बहुत दूर की बात है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए अनेक प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, मेनी प्रोविजंस वर मेड फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जैसे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अपनाया गया है। 1 जुलाई 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। फिर इसके साथ स्किल इंडिया मिशन भी शुरुआत की गई 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये सब जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बूस्ट करने के लिए की गई है। ठीक है, डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर स्किल इंडिया मिशन चालू होगा तो भारत में क्या आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी,
इंडिया के पास सेल्फ रिलायंट होगा इंडिया। देखिए अगर आज भारत में क्या है, आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि इंडिया के पास जो है, जो भी लेबर भी इंडिया की है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, अब गांव में चले जाओ, आप गांव के लेबर के पास कोई स्किल नहीं होता। ठीक है, उनका एक ही काम होता है कि दिन भर गुटखे खाना, खैनी मलना। ठीक है, ये सब खैनी खा के बैठे रहते हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं होता। तो जब आपके पास स्किल नहीं होगा तो आप क्या प्रोडक्शन करोगे, किसी चीज का उत्पादन आप नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने एक विजन लॉन्च किया, एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा गया, स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, स्किल आपके अंदर आएगी तो आप थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजों का आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे। जब आप देखोगे चाइना में हर व्यक्ति के पास बेसिक से लेकर एडवांस तक स्किल है उसके पास। आज चाइना में आप चले जाओ, चाइना में कि किसी भी कंपनी के पास चले जाओ, किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास आप चले जाओ और दिखा दो कि सर मुझे ये पेन बनवाना है, तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि हम नहीं बना पाएंगे ये पेन। ठीक है, सभी कहेंगे हम बना देंगे, हम बना देंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है, स्किल ही नहीं है इतना। तो स्किल को बढ़ाने के लिए ही स्किल इंडिया जो कार्यक्रम है, स्किल इंडिया मिशन जो है लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया दोनों मिलकर के मेक इन इंडिया को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं भारत अमेरिका संबंध। ये तो मोदी का एज खत्म हो गया, अब यहां से हमारा शुरू होता है भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध या भारत अमेरिका संबंध, या फिर हम पहले देख लेते हैं भारत के वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध। ठीक है, भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका द्वारा भारत का समर्थन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि चाइना जो है कम्युनिस्ट पार्टी था, साम्यवादी देश है ये। ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री है, तो कम्युनिस्ट को रोकना जो है शीत युद्ध के समय अमेरिका की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। तो कहीं ना कहीं भारत को वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। पिवट टू एशिया जो पॉलिसी लाई गई, ये बराक ओबामा के द्वारा 2012 में लाई गई। यह राष्ट्रपति बराक ओबामा की एशियाई देशों से आर्थिक और स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक संबंध मजबूत करने की नीति है। अब देखो बराक ओबामा जो है एशिया के देश और से क्यों अपनी स्ट्रेटेजी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आज चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, जर्मनी हो, सबको वो चैलेंज कर रहा है। ठीक है, चाहे वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो। तो अमेरिका के लिए आज एक बहुत बड़ा सरदर्द जो है चाइना बन चुका है। तो चाइना को रोकने के लिए पिवट टू एशिया पॉलिसी, क्वाड पॉलिसी, जय पॉलिसी, मतलब जितनी भी स्ट्रेटेजी हो सकती है वो सब अमेरिका अपना रहा है, जिससे कि चाइना को एक सीमित क्षेत्र में सीमित किया जा सके। इसमें इंडिया को मुख्य स्थान दिया गया है। 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बराक ओबामा प्रथम यूएसए के राष्ट्रपति थे जो इंडिया के रिपब्लिक डे पर आए थे। ठीक है, ऑन 2015 बराक ओबामा was the chief guest of Republic Day celebration. He was the first USA president to visit India on Republic Day. तो ये चीजें क्या कर रहा है कि भारत अमेरिका संबंधों को दिखा रहा है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है 21वीं सदी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमें क्या करना है, हमें अपनी और बेहतर चीजों को अमेरिका के साथ, अपने संबंधों को, अपने स्ट्रेटजीज पॉलिसी को, अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है। देखिए इंडिया के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए इंडिया दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना जो है अमेरिका को ही नहीं बल्कि भारत को भी एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है इकोनॉमिक सेक्टर में, आर्मी के सेक्टर में। आर्मी के सेक्टर में आपने देखा होगा कि 1962 का जो वॉर हुआ, फिर अभी जो डोकलाम विवाद हुआ, डोकलाम में भी भारत को उतनी ज़्यादा बढ़त नहीं मिली, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो इसमें दोनों देश क्या हुए, अपने आप बैकफुट पे आए। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चाइना आज भारत को भी पूरी तरीके से चैलेंज तो दे ही रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सेक्टर में भारत को पूरी तरीके से वो पीछे ढकेल दिया है। तो ये भारत अमेरिका संबंध हम सहयोग पढ़ रहे हैं, क्या इंडिया और अमेरिका के बीच कॉपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो कॉपरेशन में आपने देख लिया, कॉपरेशन में कुछ डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन है, जैसे जिसोमिया है। जिसोमिया क्या है, एक सैन्य सूचना समझौते की एक सामान्य सुरक्षा है ये, इसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, पर भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे। यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति
देता है। यानी कि जो जिसोमिनिया है क्या करता है, ये भारत को जो है खुफिया जानकारी देता है, और भारत जो है अमेरिका को कुछ खुफिया जानकारी, दोनों सेनाओं के बीच में कुछ जानकारियां साझा की जाती है। ठीक है, इट अलाउज मिलिट्रीज टू शेयर इंटेलिजेंस दे कलेक्ट। फिर भारत और अमेरिका के बीच में असैन्य परमाणु या नागरिक परमाणु समझौता हो चुका है, आपने पहले पढ़ लिया है 2008 में। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो चुका है। फिर यूमा आया हुआ है। ठीक है, यूमा का फुल फॉर्म क्या है, एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट, 2008 में आया ये। इसमें इंडिया और यूएस न्यूक्लियर डील के बाद यह दूसरा परमाणु समझौता को लेकर के यह यूमा सहयोग हुआ है। फिर यूएस स्टेट सेक्रेटरी हिलेरी क्लिंटन व भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के बीच में यूमा एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूमा एग्रीमेंट वाज द बिटवीन यूएस सेक्रेटरी एंड हिलेरी क्लिंटन और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे एसएम कृष्णा, जो आपने 2006 में पॉलिसी पढ़ी होगी कि कृष्णा सिद्धांत आया था। ठीक है, कृष्णा सिद्धांत किस लिए आया था आप कमेंट करके बताएंगे। पिछली वीडियो में आपने कृष्णा सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। अब एक और समझौता हुआ है इसमें, लीमोवा समझौता 2016 में हुआ। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये क्या है, मिलिट्री बेस है, ये यूएसए का मिलिट्री बेस है और ये इंडिया का मिलिट्री बेस है। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पर इंडिया जो है यूएसए की मिलिट्री बेस का यूज कर सकती है और अमेरिका जो है भारत के मिलिट्री बेस का यूज कर सकती है। जैसे मान लीजिए यहां से अमेरिका जा रहा है इस रास्ते से और यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, तो अमेरिका जो है भारत की मिलिट्री बेस से फ्यूल यहाँ पे रुक करके इसके स्टेशन पर फ्यूल वगैरह, या जरूरत पड़ने पर वॉर अगर स्टार्ट है तो एक दूसरे का मिलिट्री बेस यूज किया जा सकता है। दोनों देशों की सेनाएं निम्नलिखित कार्यों के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का प्रयोग भी कर सकती है, जैसे ईंधन के लिए, मरम्मत के लिए, आपदा के लिए, खोज और बचाव कार्यक्रम के लिए। बोथ कंट्रीज कैन बी यूज ईच अदर मिलिट्री बेसिस, आर्मीज ऑफ बोथ कंट्रीज कैन यूज ईच अदर मिलिट्री बेसिस फॉर द फॉलोइंग पर्पज, जैसे ऑब्टेन द फ्यूल, रिपेयर्स करने के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम्स के लिए एक दूसरे का जो नेवल बेस है या मिलिट्री बेसिस है इनको यूज किया जा सकता है। ये लिमोवा समझौता के तहत ऐसी बातें की गई। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। फिर अगला जो भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग है, क्वाड है। क्वाड में 4 देश हैं। ठीक है, क्वाड का मतलब ही क्या होता है, 4 होता है। इसमें क्वाड में भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देशों का क्या है, एक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है, मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना। यानी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक जो एरिया है, इसको क्या करना है, इसको और ज्यादा प्रॉस्परस बनाना है, इसको फ्री रखना है, इसमें शांति को बनाए रखना है। ये सारा उद्देश्य है क्वाड का। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था, लेकिन यह विचार आगे नहीं विकसित हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को क्वाड से क्या कर लिया, दूर कर लिया। लेकिन दूर कितना दिन करेगा, अंततः वह 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 देशों ने साथ मिलकर एक चतुर्भुज संगठन यानी कि क्वाड का निर्माण कर लिया। बेसिकली क्वाड का मेन उद्देश्य यही है कि भारत को एक तो एशिया में सुरक्षा प्रोवाइड करना, दूसरा क्वाड के माध्यम से चीन को संतुलित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। ये भारत के लिए भी हित में है, जापान के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है और ये अमेरिका के हित में भी है। तो चारों देश मिलकर के क्या कर रहे हैं, चाइना को संतुलित करने की ये एक रणनीति है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये भारत की एक नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी भी कह सकते हैं। जैसे कि चीन ने भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला की रणनीति अपनाई, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी अपनाई, तो भारत ने भी स्ट्रिंग ऑफ पल्स को तोड़ने के लिए, मोतियों की माला की जो चाइना की विदेश नीति है उसको तोड़ने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड का कॉन्सेप्ट अपनाया है, जिससे कि क्वाड देश या फिर जय और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके माध्यम से भारत चाइना को भी काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि चाइना भारत को घेरे जा रहा है तो भारत जो है चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। और समझौते हुए हैं, जैसे कोमकासा समझौता हुआ है सितंबर 2018 में, ठीक है, कोमकासा सितंबर 2018,
कॉमकासा का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, CC, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इन समझौते से भारत को आधुनिक रक्षा तकनीकी क्या होगी? प्राप्त होगी। इंडिया को इस समझौते से क्या मिलेगा? मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होगी। फिर दूसरा समझौता है, इंपॉर्टेंट है ये, BECA, बेका, 27 अक्टूबर 2020 को हुआ है। थोड़े से समझौतों को आप ना सीक्वेंस में याद रखें तो एग्जाम में आपके काम ज्यादा आएगा ये, ठीक है। कि जैसे कि निम्नलिखित में से भारत और अमेरिका के बीच कुछ निम्नलिखित समझौते किए गए, तो उन समझौतों को आप क्रम में लगाओ, ठीक है। तो ईयर वाइज आपको दे रखा है यहाँ पे, आप ईयर वाइज क्रम में लगाएं। देखिए वीडियो बनने में, वीडियो आने में देर इसीलिए भी होता है कि सारी चीजों पे एनालाइज किया जाता है कि किसको कब सीक्वेंस में रखना है, कौन सी चीजें कहाँ पढ़नी है आपको। ऐसा नहीं कि ऊपर उठाया, पहले 2020 का दे दिया, फिर 2018 का ला दिया, फिर ऐसे थोड़ी सी चीजों को सीक्वेंस करने में फिर भी थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। बस आप इसका सीक्वेंस याद रखिए कौन सा कब बनाइए। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बेका, भारत और अमेरिका की सरकारों ने 27 अक्टूबर 2020 को इस पर क्या किया? एग्रीमेंट किया या सिग्नेचर किया, बेका। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट अक्टूबर 27, 2020। तो ये कुछ समझौते हैं। इसके अलावा भी और समझौते हैं, जैसे कि भारत, जैसे मालाबार क्या है? मालाबार सैनिक अभ्यास होता है भारत और जो है यूएसए को लेकर के, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मिलिट्री या कुछ नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं, तो इसमें क्या क्या है? यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौ सैनिक अभ्यास है, क्या है? ठीक है, नॉवेल क्या है? ये नावल एक्सरसाइजेज है ये, जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया है, मालाबार सेनाभ्यास। यह जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था 1992 में। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद इसे क्या कर दिया? अमेरिका ने रोक दिया। गुस्सा हो गया भारत के परमाणु परीक्षण से अमेरिका और रोक दिया, कहा कि हम आपके साथ अब कोई सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे, कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे विश्व में चाइना का प्रभाव बढ़ता गया, तो भारत को चाइना के प्रभाव बढ़ने से अमेरिका के सामने चिंताएं बढ़ने लगी। तो अमेरिका ने सोचा कि चाइना को कैसे सीमित किया जाए, तो अमेरिका ने भारत का हाथ थामा, ठीक है, और भारत को फ्रंट में किया और पीछे से भारत को सहायता देने के लिए क्या किया? इन्होंने अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज को शेयर किया दोनों ने, ठीक है। फिर दोबारा इसे 2003 में क्या हुआ? स्टार्ट किया गया। इट स्टार्टेड अगेन 2003। 2014 के बाद से भारत, अमेरिका और जापान, अब देखो जापान प्रतिवर्ष इस अभ्यास में क्या कर रहे हैं? हिस्सा भी ले रहे हैं। पहले ये भारत और अमेरिका के बीच में होता था, लेकिन अब आप इसको स्टार बना लेंगे। 2014 से इसमें कौन आ गया? जापान भी शामिल हो गया है, क्योंकि जापान जो है, जापान क्या है? क्वाड का भी मेंबर है, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब क्या है? क्वाड के भी मेंबर हैं। और आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे आपने क्वाड देखा होगा, तो क्वाड में जो 4 देश थे, ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यहाँ पे देखो जापान देखने को मिल रहा है। तो जापान को साथ में लेके चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है बहुत बढ़िया इकोनॉमी है। तो जापान का जो अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, जो इकोनॉमी का सेक्टर है, वो बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए इकोनॉमी के सेक्टर को साथ साथ भारत को भी इसमें शामिल करने की मजबूरी है, क्योंकि भारत जो है आज दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है और भारत को कोई भी देश आज नेग्लेक्ट करना नहीं चाहता, कोई भी अनदेखा करना नहीं चाहता है। तो 2014 के बाद से भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच में क्या हो रहा है? जो द्विपक्षीय होते थे, बायलैटरल एक्सरसाइज होती थी, अब इसमें 2014 के बाद से, या 2014 से क्या हो गया? अब हर साल जो है जापान को भी इसमें शामिल किया जाता है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए भारत के अनुरोध पर वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार में शामिल कर लिया गया। तो ये भी क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाइना को रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए क्या किया गया? मालाबार एक्सरसाइज में 2020 में इंडिया ने रिक्वेस्ट की, जिससे कि क्या हो गया? इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे। 2014 में भारत मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होता है, उसमें 2003 से इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया। एक बार फिर से इसको हम एक बार समराइज वे में समझते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें आसानी वे में समझ में आ जाए। देखिए मालाबार क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। ये नौसेना का एक अभ्यास है संयुक्त,
1992 में स्टार्ट किया गया, ठीक है, स्टार्टेड इन 1992, लेकिन परमाणु परीक्षण भारत ने किया तो बंद कर दिया गया। दोबारा फिर 2003 में शुरू हुआ, फिर 2014 में क्या हुआ, इसमें जापान को शामिल कर लिया गया। फिर 2020 में भारत ने रिक्वेस्ट की तो ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मालाबार सैन्याभ्यास में क्वाड के सभी सदस्य शामिल हैं। क्वाड के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स, और ऑल मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द क्वाड, या ऑल मेंबर्स और इंक्लूडेड इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इसमें क्वाड के जितने सदस्य हैं सभी सदस्य क्या है, मालाबार नौसेना अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं और ये हर वर्ष जो है एक्सरसाइज चलता रहता है। अब एक संगठन है जय, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका है, ए से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। इसमें जापान है, अमेरिका है और इंडिया, 3 देश हैं इसमें। 2018 में एक स्थापित हुआ अनौपचारिक संगठन है, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2018 में बना। जापान, इंडिया एंड अमेरिका इसमें मेंबर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस करना चाइना की आक्रामक विदेश नीति है, अग्रेसिव जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, उसको क्या करना है, काउंटर करना। और किस क्षेत्र में काउंटर करना, तो इंडियन पैसिफिक वाटर में इसको काउंटर करना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसको भारत के द्वारा और अमेरिका के द्वारा और जापान के द्वारा तीनों मिलकर के क्या करना है, इसका उद्देश्य चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलित करना है, इसको रोक देना है वहीं पे। तो जय हो गया, क्वाड हो गया, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर भारत और अमेरिका के बीच 2005 में डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया गया। 2015 में रक्षा प्रौद्योगिकी और वाणिज्य पहल पर समझौता किया गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स इनिशिएटिव। फिर वर्तमान में भारत द्वारा सर्वाधिक रक्षा आयात अमेरिका से किया जा रहा है। एक समय था भारत जो है यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा हथियारों की खरीदारी करता था, तो आज जो है भारत अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है, इजराइल के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है, रसिया के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है। तो भारत जो है कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इन सभी देशों के साथ संबंधों को अपना बढ़ा रहा है। पहले भारत की डिपेंडेंसी ज़्यादातर यूएसएसआर की तरफ थी, लेकिन आज अमेरिका से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत, जिसमें उदाहरण के लिए आप देखेंगे चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I पोसेडोन एयरक्राफ्ट है, पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, फिर F-16 है, ये हेलीकॉप्टर है, C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर। ये सब क्या है, ये हथियारों के उदाहरण हैं। ये कुछ एयरक्राफ्ट हैं, इसमें कुछ इसमें पनडुब्बियां हैं, ठीक है। इन सबको क्या कर रहा है, अमेरिका से भारत इंपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है, और कुछ में भारत और अमेरिका के सहयोग से चीजों को निर्माण किया जा रहा है। फिर इसके साथ देखेंगे, ये चीजें आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत ने, या ऐसा आ जाए F-16 हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीद रहा है, या भारत और किस देश के साथ संबंध है जो F-16 हेलीकॉप्टर को लेकर के जुड़े हुए हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं। फिर देखते हैं ट्रंप प्रशासन जो है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के टाइम पे क्या हुआ है, H-1B वीजा के नियमों में बहुत ज्यादा कठोरता लाई गई थी, लेकिन अब जो है जॉन बाइडेन का प्रशासन आया है, बाइडेन के प्रशासन में H-1B वीजा के नियमों क्या है, सरलता ला दी गई है, जिससे कि अमेरिका में व्यापार करना, आना जाना, ठीक है, नौकरी करना, इन सब चीजों की अनुमति क्या हो गई है, ईजी हो गई है, जिससे कि भारत और अमेरिका दोनों को फायदा मिल रहा है। अब देखिए भारत और अमेरिका के बीच विवाद क्या है, विवाद हैं NPT और CTBT को लेकर के हैं, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो ये एक विवाद का कारण है। और कृषि सब्सिडी या फिर एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर के डिस्प्यूट है। अमेरिका कहता है भारत से कि अपने यहाँ जो किसानों को आप सब्सिडी देते हो उसको खत्म करो, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसको खत्म करो, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम इसको नहीं खत्म कर सकते। और वही भारत को खत्म करने की सलाह तो देता है अमेरिका कि भारत अपने यहाँ सब्सिडी को खत्म करे, लेकिन अमेरिका स्वयं अपने देश में क्या कर रहा है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स, इन तीनों के तहत अपने किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो अमेरिका जो है भारत को रोक रहा है सब्सिडी देने के, लेकिन वही खुद सब्सिडी अपने देश के किसानों को दे रहा है। पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच विवाद है।
अमेरिका कहता है भारत क्या कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां कार्बन उत्सर्जन कर रहा है भारत। तो भारत का भी जवाब है कि अमेरिका ने अपना विकास तो कर लिया है, अब विकासशील देश भी तो अपना विकास करेंगे। ठीक है, तो विकासशील देश अपनी विकास को करने के लिए थोड़ा बहुत भाई कार्बन का वो सेक्रेशन होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो इन्वायरमेंट चेंज पर भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज पर भी इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट ये लेकर के। अब देखिए मानवाधिकार मुद्दे पर भी भारत अमेरिका के बीच विवाद है, खास करके कश्मीर मुद्दे को लेकर के। ठीक है, कश्मीर में आए दिन हिंसाएं होती रहती हैं, तो इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच विवाद है। अमेरिका कहता है कि भारत में जो कश्मीर क्षेत्र है वहां पर मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। यूएसए ने 2018 में मानवाधिकार परिषद छोड़ दिया तथा मानवाधिकार परिषद को क्या बोल दिया, पूर्वाग्रहों का नापदान बोला। कहा कि जो मानवाधिकार परिषद है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, प्रिजुडिस पूरा भरा हुआ है इसके अंदर। फिर सुपर 301 द्वारा यूएसए द्वारा निर्यातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने वाली धारा है, यह इंडिया की दवाइयों पर प्रतिबंध इससे लगाई जाती है। सुपर 301 का प्रयोग करके अमेरिका जो है भारत की जो मेडिसिन हैं उनको अमेरिका में आने से रोकता है, सुपर 301। फिर इसके साथ और भी विवाद है भारत और अमेरिका को लेकर के, जैसे डब्ल्यूटीओ की सुरक्षा परिषद, ब्रेटन वुड्स संबंधी विवाद। भारत कहता है डब्ल्यूटीओ की जो सुरक्षा परिषद डब्ल्यूटीओ में सुधार करो, सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्यता मांग रहा है, ब्रेटन वुड्स की संस्थाओं में सुधार किया जाए। ठीक है, क्योंकि इन सब का झुकाव जो है वो विकसित देशों की तरफ है, विकासशील देशों को इसमें कोई महत्व नहीं मिला हुआ है। भारत जो पैक्स अमेरिकाना की बजाय कह रहा है भारत बहुध्रुवीय विश्व पर समर्थन कर रहा है। अमेरिका कहता है कि पैक्स अमेरिकाना जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत कह रहा है कि पैक्स अमेरिकाना नहीं बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, भारत के परमाणु परीक्षण को लेकर दोनों में मतभेद हुए 1998 में, लेकिन परमाणु परीक्षण दिन तो ये जो भारत के ऊपर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे परमाणु परीक्षण को लेकर के, वह प्रतिबंध जो है 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उसके संदर्भ में फिर भारत के ऊपर से प्रतिबंध को हटा लिया गया। देखा कि आतंकवाद क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आतंकवाद को रोकना है, ठीक है, पाकिस्तान को पहले संतुलित करना पड़ेगा, अफगानिस्तान को करना पड़ेगा, तालिबान को करना पड़ेगा, ठीक है, अलकायदा को करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें भारत का समर्थन एशिया में चाहिए। तो भारत के साथ जो प्रतिबंध लगे थे अमेरिका के वो हटा लिए गए। अब देखिए ये तो इंडिया अमेरिका के संबंध हो गए, कुछ प्रतिबंध कुछ सहयोग। अब चलते हैं हम चीन की तरफ। भारत चीन संबंध देखते हैं। भारत चीन संबंध को विवादों में अगर पहले स्टडी करें तो अक्साई चीन विवाद है भारत चीन के बीच में। 1962 की इंडो चाइना वार के समय चीन का कब्जा हो गया इस पर। ठीक है, अक्साई चीन अब सिंजियांग प्रांत या उइगर राज्य का हिस्सा बन चुका है वो। ठीक है, 1962 में अक्साई चीन को कब्जे में ले लिया गया। फिर एलएसी पर विवाद है। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, एलएसी जो है भारत और चाइना के बीच विवाद का क्षेत्र है, एक बॉर्डर है एक तरीके से ऐसे। ठीक है, नेफा क्या है, नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा के थ्रू कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। ठीक है, चाइना जो है समय समय पर अपने मैप में दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश क्या है, चीन का हिस्सा है। फिर वहीं पर अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है तवांग शहर। तवांग शहर को क्या कहता है कि यह तवांग शहर अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि चीन का यह शहर है। तो ये सब चीजों पर लेकर के तवांग सिटी पर डिस्प्यूट है, नेफा पर डिस्प्यूट है, अक्साई चीन डिस्प्यूट्स हैं, है ना। तो बहुत सारे दौलत बैंक ओल्डी का एरिया जो है लद्दाख में है, तो ये सब पर भी चाइना और इंडिया के डिस्प्यूट्स बने हैं। फिर पैगोक्सो झील है, पैगोक्सो लेक है, उस पर जो डिस्प्यूट है वो बना हुआ है। गलवान वैली पर डिस्प्यूट बना हुआ है। फिर इसके साथ सक्सकम वैली पर भी डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और चाइना को लेकर। ये सक्सकम वैली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में आती है, जो 1963 में पाकिस्तान ने किसको दे दिया था, चाइना को दे दिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या है विवाद बना हुआ है। तिब्बत डिस्प्यूट अभी भी बना हुआ है कि जो तिब्बत को लेकर के चीन जो तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो क्या करे,
1959 में भारत आ गए और भारत आने के साथ साथ बहुत सारे तिब्बतियों को अपने साथ लाए, जिसमें चाइना ने माना कि तिब्बत के जो धर्मगुरु थे भारत क्यों आए, इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा चाइना का मानना था। जबकि भारत ने कहा कि हम दोनों ने क्या कर रखा है, हम दोनों ने पंचशील सिद्धांत पर सिग्नेचर कर रखे हैं, तो इसमें भारत जो है किसी भी देश के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा उसमें भी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें भारत और चाइना को लेकर डिस्प्यूट है। दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद है। यहाँ जो है चाइना जो है यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस का विरोध करता है, उपस्थिति का विरोध करता है। देखिए दक्षिण चीन सागर में क्या होता है कि जो आसियान के कंट्री जैसे वियतनाम वगैरह हैं, वियतनाम इनवाइट करता है भारत को कि आइए हमारे आप समुद्र के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज कराइए हमें, ठीक है। तो भारत जाता है, भारत की ONGC कंपनी जो थी वो गई थी वियतनाम में। तो वहाँ पे क्या हुआ, चाइना ने विरोध किया, चाइना ने कहा ये हिस्सा हमारा है, यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, उसका भी डिबेट चलता है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के विवाद चल रहा है, ठीक है। चीन यहाँ पर बड़े बड़े बांध बना ले रहा है जिससे कि ब्रह्मपुत्र का पानी जो है भारत में नहीं आ पा रहा है। फिर चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत भारत को चारों तरफ से क्या कर रहा है, घेरने की पॉलिसी बना रहा है। जैसे इंडिया है ये मान लो, ठीक है, इंडिया को घेरने की पॉलिसी बना रहा है। तो ये सारे क्या हैं, इंडिया और चाइना को लेकर के डिस्प्यूट बने हुए हैं। तो ये थोड़े थोड़े आप नाम रखेंगे याद, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पूछता नेट में कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद क्या है, किसके बीच में है, इतना ही आपको जानना है कि इंडिया और चाइना के बीच में है। स्ट्रिंग पल्स ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर पाक में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में चाइना ने ग्वादर बंदरगाह, काराकोरम दर्रे से चीन पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है, विकास कर रहा है। श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा को ले लिया है, 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया है। म्यांमार में कोको द्वीप पर उसका कब्जा है ही है, ठीक है, सैनिक शासन बना लिया उसने। फिर बांग्लादेश के जो चटगांव है, चटगांव बंदरगाह का डेवलपमेंट वो कर रहा है, आज डेवलपमेंट कर रहा है बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह का। लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर उस बंदरगाह का वो क्या कर सकता है, सेना के यूज के लिए भी ले सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भारत को घेर रहा है चारों तरफ से। एक बार हम मैप के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं कि चाइना जो है भारत को कैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत घेर रहा है। आप देखोगे पहले कहां से कर, देखिए चटगांव में क्या कर रहा है वो, चटगांव में एक इसने बंदरगाह बना लिया, बांग्लादेश का ये क्या है, चटगांव बंदरगाह है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर आपको। फिर बांग्लादेश से भारत को यहां से घेरते हुए आ रहा है, ठीक है। एक बार इसका कलर चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ। चलिए इस मैप के थ्रू एक बार आप समझ जाएंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे बांग्लादेश, सॉरी यहाँ पे बांग्लादेश है, ये चेंज कैसे हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश का एक बंदरगाह है यहाँ पे चटगांव में क्या है, एक बंदरगाह का विकास कर रहा है चाइना। अब देखिए फिर यहां से चलता है भारत को घेरते हुए श्रीलंका पहुंचता है। श्रीलंका में एक उसका एक हम्बनटोटा क्या कर रहा है, हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास कर रहा है। इसको चाइना ने ले लिया है 99 वर्षों के लिए लीज पर। फिर यहां से आगे बढ़ा, मालदीव आया, मालदीव में इसने कोको द्वीप है मालदीव के पास, इस पर इसने अपना नेवी बना लिया है। फिर यहां से घेरते हुए भारत को चलता है, पाकिस्तान पहुंचता है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह यह बना हुआ है, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह पे उसने क्या कर रखा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो पाकिस्तान का एक पोर्ट बना रहा है यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह। फिर यहाँ से चलता है ओमान की खाड़ी में घेरते हुए, फिर आगे जिबूती में बनाता है, सऊदी अरेब। तो ऐसे से करके पूरा पाकिस्तान के साथ होकर के इंडिया को क्या कर रहा है, चारों तरफ से घेर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है, मोतियों की माला, ठीक है। ऐसे ऐसे करके भारत को घेर लेगा, जिससे समय आने पर क्या करेगा, भारत के ऊपर एक साथ चारों तरफ से हमला करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, एक तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स को तोड़ने के लिए भारत क्या कर रहा है, भारत डायमंड ऑफ नेकलेस, डायमंड ऑफ नेकलेस का कॉन्सेप्ट अपना रहा है, ठीक है। यानी कि भारत भी क्या कर रहा है, भारत भी अब अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, इन सब के साथ मिलकर के क्वाड का गठन कर लिया, जिससे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसको क्या कह सके, एशिया के क्षेत्र में चाइना को रोका जा सके। जय का गठबंधन हो गया है। फिर भारत ने मालाबार
सैनिक अभ्यास भी अपना लिया है। मालाबार नौसेना अभ्यास होता है जिसमें क्वाड के सारे देश आते हैं। तो ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है उसको बाइकआउट कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और चाइना को उल्टा काउंटर करने के लिए भारत अपनी स्ट्रेटेजी को बना रहा है। तो ये चीजें मैप से क्लियर हुई होंगी। एक बार नहीं क्लियर हुई तो दोबारा से आप इस मैप को देख करके समझ सकते हैं कि देखिए म्यांमार में, बांग्लादेश में उसने क्या बनाया, बांग्लादेश को उसने चटगांव बंदरगाह बना लिया। फिर बांग्लादेश से आगे आते हुए श्रीलंका में आया, हम्बनटोटा डेवलप कर लिया। फिर मालदीव में अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया कोको द्वीप में। फिर यहाँ पे आगे बढ़ा तो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह ले लिया। तो कहीं ना कहीं भारत को इतनी दूरी तो घेर ही लिया इसने, भारत को चारों तरफ से घेरने की पॉलिसी बना रहा है ये। फिर अगर भारत अगर अपने साथ अगर मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को बनाएगा, पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को बनाएगा, तो यहां भी ये पहुंच चुका है, ओमान में, यमन में, जिबूती में, इन सब में क्या कर रहा है चाइना, फैलता हुआ जा रहा है। एक दिन आएगा ऐसे ऐसे करके वो पूरी तरीके से इंडिया को घेर लेगा। फिर और क्या विवाद है, स्टेपल वीजा को लेकर के विवाद है। स्टेपल वीजा सिक्किम के भारत के विलय का विरोध करता है। भारत का जो सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ उसका चाइना क्या करता है, विरोध करता है। चाइना कहता है सिक्किम क्या है, भारत का अंग नहीं बल्कि चाइना का अंग है। स्टेपल वीजा का प्रयोग करने का मतलब है कि वो अपने जो पासपोर्ट देता है विदेश जाने के लिए, तो पासपोर्ट में वो अपने सिग्नेचर और मुहर नहीं लगाता। उस पासपोर्ट के बदले एक कागज लेता है, उस पर क्या करता है चाइना गवर्नमेंट अपनी मुहर सारी चीजें कर देता है, और उसके साथ पासपोर्ट के साथ वो स्टेपल कर देता है। तो इसको बोलते हैं स्टेपल वीजा। तो भारत स्टेपल वीजा को नहीं मानता है, ये कहता है कि ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसका नेग्लेक्ट करता है भारत। पाकिस्तान को परमाणु सहायता देना पीछे से, और आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान में चाइना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है पीछे से, परमाणु की सहायता उसने, तकनीकी परमाणु सहायता भी प्रदान की पाकिस्तान को। डोकलाम विवाद है ही है भारत चाइना के बीच में, ठीक है। फिर शांतिपूर्ण तरीके से कूटनीतिक समाधान लेकिन तो निकल गया इसका, डोकलाम विवाद का, लेकिन जो है विवाद तो बना ही हुआ है भारत और चाइना को लेकर के, ठीक है। डोकलाम पठार जो है चुंबी घाटी का हिस्सा है। चुंबी घाटी जो है भूटान, चीन और सिक्किम, ठीक है, ट्रांजैक्शन पर है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन पर है। एनएसजी की सदस्यता को भारत को लेकर के विरोध करता है कि भारत जो है एनएसजी का मेंबर ना बन पाए, ये चाइना बार बार वीटो कर देता है इस पर। ओबोर पर और सीपेक पर भारत और चाइना को लेकर विवाद है। वन बेल्ट वन रोड, सीपेक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, सीपेक इसको बोलते हैं और ओबोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हैं। तो डिस्प्यूट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में भी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट उसके लिए जब दोबारा से कोर्स ये लॉन्च होगा, कोर्स का मतलब है कि अभी हम बेसिकली जो बच्चे अभी 4 सितंबर के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 4 सितंबर जिनका एग्ज़ाम है, 4 सितंबर के लिए आप देखते हुए, तो इस तरीके से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है बेसिकली कि क्रैश कोर्स समझ लो इसको, या फिर मैराथन क्लास के लिए समझ लो, कि जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए इसमें। बाकी हम डिटेल में जब चीज़ों को समझेंगे तो एनएसजी क्या है, एनएसजी का मेंबरशिप का मुद्दा क्या है, एनएसजी के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, भारत जुड़ेगा तो क्या फ़ायदा है, अगर जुड़ गया तो चीन को क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वन बेल्ट वन रोड क्या है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इन सब पर भी हम एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हमें इतना समझना है कि इन चीज़ों को लेकर के भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है। अब देखो भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज क्या है चाइना को लेकर के। भारत क्या कर रहा है, भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर है। भारत जो है डबल फिश हुक की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इसके तहत यूएसए के सैन्य अड्डे का डियागो गार्सिया का प्रयोग कर सकता है। ओमान के दुकुम बंदरगाह का विकास किया जा रहा है भारत के द्वारा। इंडोनेशिया का सबांग बंदरगाह भी भारत विकसित कर रहा है। जैसे चाइना जो है भारत को घेर रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो चाइना को भी भारत क्या करेगा, चाइना को भी तो भारत घेरेगा, ठीक है। फिर क्वाड का भारत ने बना लिया, एक संगठन बनवाया भारत ने क्वाड, जिसमें 4 देश थे। कौन कौन से हैं, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है, ठीक है। ईरान में चाबहार बंदरगाह का भारत क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। मालाबार युद्ध अभ्यास किया जाता है 4 देशों के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से
चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं। भारत सागर पहल के नाम से भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह 2015 में शुरू किया गया। यह हिंद महासागर के लिए भारत की रणनीतिक पहल है। महासागर के माध्यम से भारत अपनी समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक व सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है। तो ये सागर पहल है। फिर सागर पहल के अलावा एक मिशन सागर भी है। दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग है। एक सागर पहल है, एक मिशन सागर है। मिशन सागर क्या है? भारत हिंद महासागर में अपने पड़ोसी देशों को कोविड महामारी के दौरान दवाइयां व मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या शुरू किया था? मिशन सागर शुरू किया गया था। तो मिशन सागर जो है ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने पड़ोसी देशों को क्या कर रहा है? कोविड वैक्सीन, कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए मिशन सागर 2020 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन जो सागर पहल है वो 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ना हो। फिर भारत एक और प्रोजेक्ट चलाता है, प्रोजेक्ट मौसम। यह सांस्कृतिक व आर्थिक मंत्रालय का एक क्या है? यह एक सांस्कृतिक व आर्थिक परियोजना है जिसका लक्ष्य हिंद महासागरीय देशों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम क्या है? दिस इज ए कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्ट विच एम्स टू स्ट्रेंथन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद द इंडियन ओशन कंट्रीज। जितने भी इंडियन ओशन कंट्रीज हैं उनके साथ सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशंस को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है, मजबूती लाना है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट मौसम भारत की एक पहल है, भारत का एक लक्ष्य है कि हिंद महासागर में जितने भी देश हैं उनके साथ क्या करेंगे? सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे। फिर अब देखिए कुछ अगर यहाँ पे अगर सहयोग की बात करें तो भारत और चीन के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो होता है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ये बात ध्यान रखेंगे। इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास के क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या उद्देश्य हैं? संयुक्त योजना का अभ्यास करना, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अभ्यास आयोजित करना, अर्ध शहरी इलाकों में प्रशिक्षण आयोजित करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हैं। टू प्रैक्टिस ज्वाइंट प्लानिंग, टू कंडक्ट एक्सरसाइजेज टू काउंटर टेररिज्म, टू कंडक्ट ट्रेनिंग इन सेमी अर्बन एरियाज। तो ये हैंड इन हैंड जो बेसिकली है ये क्या है? आतंकवाद को रोकने के लिए भारत और चीन के बीच में एक सहयोग का मार्ग है। ठीक है, एक सहयोग का मार्ग कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे एक मैं हेडिंग बना दूंगा ऊपर, भारत और चीन के बीच में सहयोग, जिसमें आप अभी यहाँ पे हेडिंग था तो नहीं है इसमें। फिर इसके साथ देखते हैं भारत और मालदीव के संबंध कैसे हैं। भारत ने वर्ष 1972 में ही मालदीव में अपना दूतावास खोल दिया था। पहली बात समझना है आपको, मालदीव और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध सदैव द्विपक्षीय रहे हैं। दोनों देशों ने अपने व्यापार के लिए भी 1981 में समझौता किया। दोनों देशों ने साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी साफ्टा पर। ठीक है, साफ्टा पर दोनों देशों ने क्या किया है? सिग्नेचर किया है। इंडिया ओपनड इट्स असेंबली इन मालदीव इन 1972। इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन मालदीव एंड इंडिया हैव ऑलवेज बीन बायलैटरल। ठीक है, ये इंडिया और मालदीव के रिलेशन हमेशा कैसे रहे हैं? बायलैटरल रहे हैं। टू कंट्रीज ऑल्सो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द देयर ट्रेड 1981। The two countries have also signed the South Asia Free Trade Agreement (SAFTA). ठीक है, साफ्टा पर इन्होंने साइन भी कर रखे हैं। दोनों ही देश सार्क और साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य भी हैं। सार्क में कितने सदस्य देश हैं आप बताएंगे कमेंट करके। सार्क की स्थापना कब हुई और सार्क में कितने सदस्य देश हैं? फिर 1988 में भारत ने मालदीव में सैन्य हस्तक्षेप किया तथा तख्तापलट के प्रयास को असफल किया। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन कैक्टस, जो राजीव गांधी
की सरकार में किया गया था। नवंबर 2018 में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य बनाया गया, यानी हिमतक्षेश, इसका दूसरा नाम क्या है, हिमतक्षेश का सदस्य जो है मालदीव को बना लिया गया 2018 में। ठीक है, बोथ कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सार्क एंड साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन। इन 1988 इंडिया intervented military in Maldives and foiled the coup attempt. This operation is called Operation Cactus. In November 2018, Maldives was made the 22nd member of the Indian Ocean Rim Association का मेंबर बन गया 2018 में। तो इस तरीके से भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। 2016 में भारत ने ऑपरेशन नीट चलाया। ठीक है, ऑपरेशन नीट के तहत मालदीव को क्या दिया, स्वच्छ जल की आपूर्ति की, पानी की, पीने के जल की आपूर्ति करवाई। फिर मिशन सागर के तहत मालदीव को खाद्य और कोविड वैक्सीन की सहायता उपलब्ध कराई गई। मिशन सागर में केवल मालदीव के लिए नहीं था, बल्कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे सबको कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराया गया मिशन सागर के तहत। ठीक है, 8 जून 2019 को का दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की संसद मजलिस, ठीक है, मालदीव की संसद का नाम क्या है, मजलिस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मालदीव की संसद को संबोधित किया है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो 8 जून 2019 को वो एक एड्रेस करते हैं मालदीव की पार्लियामेंट को। ठीक है, ऑपरेशन नीट आप याद रखेंगे। नीट जो है क्लीन वाटर से जुड़ा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ा हुआ है। और ऑपरेशन मिशन सागर जो है, ठीक है, ऑपरेशन मिशन सागर जो है कोविड वैक्सीन से जुड़ा हुआ है, जो कि इंडिया ने अपने नाइबर कंट्रीज को कुछ मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन का जो सहायता थी वो उपलब्ध करवाया था इसके थ्रू। अब देखिए, मालदीव और केरल के कोच्चि के बीच फेरी सर्विसेज शुरू करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। मालदीव में रुपे कार्ड को भारत ने लॉन्च कर दिया है, जो मालदीव के पर्यटन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मालदीव चीन के कर्जजाल से फंसता जा रहा है, जिसको लेकर भारत और मालदीव के संबंधों में प्रभाव पड़ रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मालदीव में क्या है, मालदीव में चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। चीन ने अपना बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और मालदीव ने चीन से बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है। तो अपने जितनी भी मालदीव की जीडीपी है, अपनी जीडीपी का लगभग 70% वो चाइना को ही दे देता है कर्जे के रूप में। तो ऐसे में मालदीव क्या हो चुका है, पूरी तरीके से दिवालिया होने के कगार पर आ चुका है। अगर भारत को मालदीव के साथ अपने संबंध अच्छे करने हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत को मालदीव को चीन के इस कर्ज जाल से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए भारत को आर्थिक सहायता मालदीव की करनी पड़ेगी। अभी पिछले महीने में या उसके एक महीने पहले ही शायद जुलाई या आई थिंक जुलाई की बात है, या जून या जुलाई में बात है, कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था इंडिया के ऊपर, कि जो बेसिकली जो लोग मालदीव में घूमने वगैरह जाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ कमेंट था उनका। तो हो सकता है कि एग्जाम में मालदीव के ऊपर इस बार क्वेश्चन आ जाए, भारत मालदीव संबंध को लेकर के। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे कि अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालदीव में रुपे कार्ड को किसने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है। तो रुपे कार्ड जो है भारत का है। लॉन्च करने का एक उद्देश्य क्या है कि जो भारत के रुपे कार्ड धारक हैं वो वहां पे जाकर के आसानी से उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वहां पे पर्यटन में मदद मिल सकती है मालदीव और भारत दोनों को। मालदीव जो है भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी, यानी समुद्री व्यवस्था में या समुद्र से जो रिसोर्सेज हैं उनको निकालने के लिए या सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत को मालदीव के साथ मिलकर यदि ब्लू इकोनॉमी का फायदा उठाना है, तो भारत को मालदीव की आर्थिक सहायता करनी होगी, जिससे मालदीव का कर्ज जाल जो है खत्म हो जाए, अन्यथा चीन मालदीव के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहेगा। तो ये चीज आपको समझना है कि अगर हमें भारत को मालदीव के साथ अगर हमें अच्छा संबंध बनाना है और उसकी ब्लू इकोनॉमी का फायदा हमें लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीन की उपस्थिति को रोकना पड़ेगा मालदीव में। चीन तभी मानेगा जब उसका कर्जा आप दे दोगे। ठीक है, बैंक आपके घर बार बार क्यों आता है, आपने कर्जा ले रखा है उसका,
आप उसका कर्जा वापस कर दो, आप उसका लोन वापस कर दो, तो आपको परेशान नहीं करेगा। तो भारत को चाहिए कि मालदीव की मदद करे, भारत जो है आर्थिक सहायता करे मालदीव की, जिससे मालदीव क्या हो सके, फ्री हो सके, और भारत के और मालदीव के संबंध और बेहतर हो सके। तो ये चीजें जो है, फिर मालदीव में रहकर भारत जो है चाइना को काउंटर कर सकता है वहां से। अब देखते हैं भारत और भूटान के बीच संबंध कैसे हैं, क्या क्या हैं। दक्षिण एशिया का छोटा देश भूटान और भारत का खास पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच में भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक निकटता भी है। भूटान ए स्मॉल कंट्री इन साउथ एशिया एंड इंडिया आर स्पेशल नाइबर्स। There is a geographical and social cultural proximity between the two countries. यही कारण है कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहली जो विदेश यात्रा की भूटान के साथ गए और भारत भूटान को संदेश दिया कि भूटान भारत के लिए है और भारत जो है भूटान के लिए। ठीक है, भूटान भारत के लिए और भारत जो है भूटान के लिए, भारत भूटान के लिए और भूटान भारत के लिए, ये संदेश दिया गया। इंडिया फॉर भूटान एंड भूटान फॉर इंडिया। 1910 में ब्रिटिश द्वारा हस्तांतरित भूटान के साथ पुनाका संधि के बाद के समय में भारत भूटान संबंध की नींव रखी गई। भारत व भूटान के बीच में क्या है, खुली सीमा है, यहाँ पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं है, ओपन बॉर्डर है भारत और भूटान में। भारत भूटान की संधि जो है 1949 में की गई। भारत और भूटान ने 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह हिमालयी देश, भूटान क्या है, एक हिमालय का देश है, भारत को अपने सुरक्षा प्रहरी के रूप में मानता है। भूटान मानता है कि भारत क्या है, उसका रक्षक है। मैत्री संधि के मुताबिक भूटान आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेगा। ये जो भारत भूटान मैत्री संधि हुई, इसमें कहा गया है कि भूटान जो है अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहेगा, लेकिन अगर भूटान किसी भी देश के साथ विदेश संबंध बनाएगा तो उसमें भारत को जरूर शामिल करेगा, भारत से पूछकर ही कोई काम करेगा विदेश मामलों में। ठीक है, लेकिन अपनी सरकार चलाने में वो बिल्कुल स्वतंत्र है। इंटरनल मैटर में वो क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर 1949 की संधि से भूटान एक क्या बन गया, संरक्षित राज्य नहीं बल्कि रक्षित राज्य बन गया। यानी कि अब भूटान की रक्षा कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, ये एक 1949 की संधि से भारत को भूटान की रक्षा करने का दायित्व सौंप दिया गया। विद द 1949 ट्रीटी भूटान बिकेम नॉट प्रोटेक्टेड स्टेट बट प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संरक्षित देश या भारत का संरक्षित राज्य ये बन गया है। यानी कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, इंडिया की होगी। तभी आपने देखा होगा कि जब डोकलाम विवाद हुआ, ठीक है, तो डोकलाम क्षेत्र जो किसका है, डोकलाम बेसिकली भूटान के क्षेत्र में आता है। ठीक है, चुम्बी वैली, डोकलाम, ये सब जो है भूटान के एरियाज हैं। तो यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो भूटान ने भारत से कहा भाई आप आपकी मैत्री संधि हुई है, आप हमारी सुरक्षा कीजिए। तो भारत डट गया वहां पे। ठीक है, अब चाइना ने कहा भाई भारत तुम्हारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, तुम यहाँ दौड़ क्यों आ रहे हो। भारत ने कहा भाई देखो ये हमारी एक संधि हुई है 1949 की, तो इस संधि के तहत हमें भूटान को सुरक्षा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। देखिए फायदे बहुत थे इसके, भारत और भूटान संबंध के। और भारत भूटान संधि में संशोधन 2007 में कर दिया गया। जो 1949 की संधि हुई थी, इसमें संशोधन करके कुछ ऐड किया गया, जिसमें इस संधि के द्वारा हालांकि भूटान अभी भी भारत के द्वारा ही रक्षा किया जाएगा भूटान की, लेकिन अब वह विदेश नीति पर हथियार खरीद के लिए भारत से कोई परामर्श नहीं लेगा। अब उसको विदेश नीति में क्या हो गया है, स्वतंत्रता दे दी गई है कि अगर भूटान को कोई भी हथियार खरीदना है दूसरे देशों के साथ, अमेरिका के साथ या किसी भी देश के साथ, तो भारत से जो है परामर्श नहीं लेगा, भारत से कोई भी कंसल्टेंसी वह जरूरी नहीं समझेगा। इसके लिए उसने भारत की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। The treaty allows Bhutan to exercise autonomy in matters of foreign policy and arms purchases without requiring India's prior permission। ठीक है, अब इंडिया की कोई परमिशन नहीं होगी भारत की भूटान के विदेश नीति में या हथियार खरीदने में। ये अभी भी क्या है, थोड़ा सा इसमें संशोधन करके चीजें चेंज करेगी, लेकिन भूटान की सुरक्षा का दायित्व तो अभी भी किसके पास है, भारत के पास ही है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अभी भी क्या है, जो अब सुरक्षा का दायित्व तो है ये भूटान की भारत के ऊपर भूटान का, लेकिन
भारत अभी भी क्या कर रहा है, भूटान की सुरक्षा कर रहा है। एक बात आप पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अब जो संशोधन हुआ 2007 में, उसमें यह कह दिया गया कि भूटान अगर किसी भी देश के साथ रक्षा सामग्री के लिए, हथियार सामग्री के लिए कोई समझौता करता है तो उसमें वह भारत का परामर्श लेना जरूरी नहीं समझेगा, भारत से कोई सहायता या कोई परामर्श नहीं लेगा। डोकलाम विवाद देखते हैं, डोकलाम प्लेटो डिस्प्यूट। यह पठार जो है चीन व भूटान के बीच में है। डोकलाम जो है चुंबी घाटी से लगता हुआ है, ठीक है। डोकलाम भूटान के क्षेत्र में है जहां चीन क्या कर रहा था, सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। डोकलाम इज एडजस्ट to the Chumbi Valley. Doklam is Bhutan's territory where China was trying to build a road. भारत ने भूटान मैत्री संधि के तहत सहयोग किया भूटान का। इस संधि में भूटान की सुरक्षा का वादा भारत के ऊपर किया गया है, आपने पहले ही पढ़ लिया था। लेकिन 2007 की जो संधि हुई है तो 1949 की संधि में इसमें क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा 2007 की संधि में संशोधन कर दिया गया है कि विदेश मंत्रालय में अब जो है थोड़ा सा उसको स्वतंत्रता दे दी गई है, थोड़ी सी उसको इंडिपेंडेंस दे दी गई है। अब देखिए भारत और भूटान के बीच में सहयोग क्या है, ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर के है, चुखा जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के है, भारत और भूटान के बीच में सहयोग चल रहा है। अब देखेंगे भारत और म्यांमार के संबंध बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। म्यांमार को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया। पहले म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा था, ठीक है। बर्मा को पहले भारत का अंग था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच कोको द्वीप विवाद है, रोहिंग्या की समस्या है, चेट्टियार समस्या है, ठीक है। चेट्टियार कौन है, चेट्टियार वे भारतीय व्यापारी हैं जो म्यांमार में इनको चेट्टियार बोला जाता है। भारतीय व्यापारियों को म्यांमार में क्या बोला जाता है, चेट्टियार बोला जाता है। क्योंकि म्यांमार की सरकार जो है समाजवादी है और समाजवाद के नाम पर क्या करती है, इन व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रही है या कब्जा करने का प्रयास कर रही है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में एक विवाद बना हुआ है, ठीक है। म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कोको आइलैंड डिस्प्यूट है, रोहिंग्या डिस्प्यूट है। रोहिंग्या जो है एक शरणार्थी समस्या की प्रॉब्लम है, आगे देखेंगे। चेट्टियार प्रॉब्लम, चेट्टियार वे इंडियन ट्रेडर्स हैं जिनको म्यांमार में चेट्टियार बोला जाता है। म्यांमार गवर्नमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टी को साइज कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो सोशलिज्म के नाम पर कह रही है कि हम आपकी प्रॉपर्टी को साइज करेंगे। सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का कोई राइट नहीं होता है, ऐसे थोड़ा बहुत। अब देखते हैं आगे हम, भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है, सॉरी म्यांमार का महत्व क्या है। अब देखिए होता क्या है ना, थोड़ा सा इतना ज्यादा एक बार मालदीव, म्यांमार, वियतनाम, ये सब चीजें अगर एक साथ पढ़ते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन सा बोलने में क्रिएट हो जाता है, बट लिखे हुए शब्द हैं तो थोड़ा सा आपको इस पर पकड़ अपनी बनानी पड़ेगी। भारत के लिए म्यांमार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यांमार फॉर इंडिया। म्यांमार जो है लुक ईस्ट पॉलिसी का क्या है, प्रवेश द्वार है। लुक ईस्ट पॉलिसी को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें म्यांमार के साथ संबंध को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार ही वह दरवाजा है जिसमें हम घुस करके पूरब के देशों के साथ संबंध बना सकते हैं। म्यांमार इज द गेटवे ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर हमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना है तो हमें म्यांमार से बेहतर संबंध बनाने ही पड़ेंगे। अगर भारत को आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना है तो म्यांमार के साथ भी संबंधों को बेहतर करना पड़ेगा। इंडिया हैज टू इम्प्रूव द रिलेशन विद आसियान कंट्रीज, देन it will have to improve relation with the Myanmar as well as, ठीक है। अब देखिए भारत म्यांमार के बीच कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, परियोजनाएं भी हैं जो दोनों देशों में बेहतर सकारात्मक परिणाम के उदाहरण है। जैसे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये एग्जाम में पूछा गया है शायद से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 2008 में आया था। यह कलकत्ता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है, यानी कलकत्ता में जो बंदरगाह है वो जाके म्यांमार बंदरगाह को क्या कर देता है, जोड़ देता है, ये जल मार्ग के द्वारा। इस परियोजना के पूरे होने पर कलकत्ता और मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर जो है कम हो जाएगी और लगभग 903 इस परियोजना के पूरे होने पर कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर से घटकर कितनी हो जाएगी, फिर 930 किलोमीटर हो जाएगी म्यांमार के रास्ते, ठीक है। अब देखो जो कलकत्ता से हम मिजोरम जाते थे
वो बहुत घूम करके आते थे और इतना घूमते थे कि 1800 किलोमीटर लंबा रास्ता हो जाता था। तो भारत ने कहा कि यार इतना 1800 लंबा किलोमीटर रास्ता हम घूमेंगे तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम हमारा ये रास्ता कम हो जाए। तो भारत ने क्या किया, म्यांमार के सितवे बंदरगाह, भारत ने कोलकाता से क्या किया, एक बंदरगाह विकसित किया जो म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ दिया इसको। इसके बाद भारत के सितवे, जो म्यांमार का सितवे बंदरगाह है, फिर वहां से क्या हुआ, वहां से फिर जो हम मिजोरम जाने के लिए रास्ता हमारा क्या हो जाएगा, नजदीक पड़ेगा और कम पड़ जाएगा। तो 930 किलोमीटर हो जाएगा, लगभग 900 किलोमीटर की बचत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस परियोजना को 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू किया गया था और वर्तमान मोदी सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट रीमॉडल पॉलिसी के रूप में अपनाया। यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं कि 1991 नहीं, लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में आई। ये करेक्ट कर लीजिए इसको आप। इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सड़क, पुल और फ्लोटिंग बैराज जैसे कई तरह की बुनियादी संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया है। इट इज नेम्ड एज मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एज इट यूज्ड मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ब्रिज एंड फ्लोटिंग बैराजेस। ठीक है, इसमें 3 मार्क का प्रयोग किया गया है। ये नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। जो देखो कलादान परियोजना जो है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। कलादान परियोजना, इसमें क्या है, यहां कलकत्ता का बंदरगाह है। कलकत्ता के बंदरगाह से होते हुए हम आएंगे कहां पे, म्यांमार। म्यांमार के सितवे बंदरगाह, यहाँ पे कलकत्ता के बंदरगाह को म्यांमार के बंदरगाह से हम जोड़ देंगे। फिर म्यांमार के रास्ते से यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से होते हुए हम यहाँ मिजोरम, यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ पे मिजोरम है, तो यहाँ हम मिजोरम जाएंगे। तो इससे क्या होगा, भारत का, अब ऐसे यहाँ से कलकत्ता से अगर हम मिजोरम जाते तो यहाँ से लगभग दूरी 1800 किलोमीटर की है। अब यहाँ अगर पानी के रास्ते जाएंगे, पहले हम कोलकाता से म्यांमार आएंगे सितवे बंदरगाह पर, फिर म्यांमार के रास्ते होते हुए नदी जल मार्ग से, फिर सड़क के होते हुए फिर हम कहाँ पे, मिजोरम में जा सकते हैं। जिससे कि कलकत्ता और मिजोरम के बीच जो 1800 किलोमीटर की दूरी थी वो अब क्या होगी, 930 किलोमीटर की दूरी बची रहेगी। फिर यानी आधी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे भारत और म्यांमार के व्यापार भी बढ़ेंगे, भारत और म्यांमार के संबंध भी बढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं, आपको थोड़ी सी समझनी है, मैप के थ्रू भी हम समझेंगे इसमें किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है। एक तो समुद्री जलमार्ग का प्रयोग किया गया है, यानी कोलकाता से म्यांमार में सितवे बंदरगाह तक 539 किलोमीटर चला जाएगा। फिर अंतरदेशीय जलमार्ग है, जिस सितवे बंदरगाह से कलादान नदी के माध्यम से म्यांमार में पलेतवा तक जाया जाएगा, 158 किलोमीटर लंबा रास्ता। फिर उसके बाद पलेतवा से क्या होगा, पलेतवा से भारत म्यांमार तक की सीमा, फिर मिजोरम तक 110 किलोमीटर की लंबी दूरी की जाएगी। 3 मार्ग है इसमें, समुद्री मार्ग, अंतरदेशीय नदी जल मार्ग और सड़क मार्ग, 3 मार्गों का उपयोग किया गया है मल्टी मॉडल, कलादान मल्टी मॉडल परियोजना में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अब यहां से थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। चलिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता का ये बंदरगाह है। यहां से होते हुए यहां से सीधे 539 किलोमीटर सी रूट से हम कहा आएंगे, सितवे पोर्ट पर आएंगे। यहाँ पे ये सितवे पोर्ट बना हुआ है रेड कलर में, सितवे पोर्ट में आएंगे। फिर सितवे पोर्ट के में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतरेंगे। फिर यहाँ से ये वाला जो आपको थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलादान रिवर, ठीक है। फिर हम कलादान नदी के माध्यम से क्या करेंगे, पलेतवा आएंगे, ठीक है। कलादान रिवर के माध्यम से कहाँ आएंगे हम, पलेतवा आएंगे, ठीक है। पलेतवा में रुकेंगे। फिर पलेतवा में ये देखो रोड की तरह एक साइज बनाई गई है, रोड का एक मैप है ये, ठीक है, ये ब्लैक कलर में बना हुआ है। ये रोड के थ्रू हम कहाँ जाएंगे, फिर रोड के थ्रू हम लगभग मिजोरम तक आएंगे, है ना, मिजोरम, सॉरी, फिर हम हाँ सॉरी, फिर रोड के थ्रू हम क्या करेंगे, फिर हम मिजोरम में जो है एंट्री लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा रास्ता बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 तरीके का जो जलमार्ग है, एक तो समुद्री मार्ग से हम चलेंगे आगे, फिर समुद्री मार्ग के थ्रू फिर हम, अब यहाँ पे
समुद्री मार्ग के बाद हम कलादान रिवर पे पहुंचेंगे, फिर कलादान रिवर के माध्यम से हम पलेतवा तक जाएंगे। ठीक है, पलेतवा यहाँ पे है, नदी के माध्यम से पलेतवा पहुंचेंगे, फिर पलेतवा के द्वारा हम यहाँ से रोड के थ्रू जाएंगे, रोड यह दिख रहा है ना, यहाँ पे बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, मिजोरम का यहाँ ये बॉर्डर है, फिर इसके थ्रू हम व्यापार को आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम बांग्लादेश, देखिए यहाँ पे अगर कलकत्ता से हमें व्यापार करना है तो हमें यहाँ से घूमते घूमते बांग्लादेश को पार करके उधर से फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा, तो बहुत दूर मतलब क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो अगर सीधे हमें कोई बांग्लादेश यहाँ से रास्ता दे देता, डायरेक्टली हम यहाँ पहुंच जाते, तो बांग्लादेश ऐसा कोई रास्ता हमें नहीं दे रहा है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, म्यांमार के साथ अपने संबंधों को कलादान मल्टी मॉडल के माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं भारत और नेपाल संबंध, शांति और मित्रता की संधि। वर्ष 1950 भारत नेपाल शांति और मित्रता की संधि दोनों देशों के बीच की गई, ये इंपॉर्टेंट है, 1950 ईयर याद रखेंगे। यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय क्या है, संधि है, जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 is the basis of the special relationship that exists between the two countries. It is bilateral treaty between India and Nepal aimed to establishing close strategic ties between the two South Asian neighbors. यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवागमन और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है। यानी भारत और नेपाल के बीच में क्या होगा, दोनों फ्री में आ जा सकते हैं, कोई इसमें चार्जेस नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, साथ ही यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देता है। दिस ट्रीटी ऑल्सो अलाउज नेपाल टू परचेज आर्म्स फ्रॉम द इंडिया। अब देखते हैं भारत नेपाल संबंध में क्या सहयोग है। सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र में सहयोग है, सामाजिक क्षेत्र में सहयोग है, रोटी बेटी का नाता है। रोटी बेटी का नाता ऐसा माना जाता है कि सीता जी का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था। ठीक है, फिर नेपाल के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्या है, भारत और नेपाल के संबंध है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग है, भारतीय सेना में जो है गोरखा रेजिमेंट जो होता है उसको भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 2011 से क्या हो रहा है, सूर्य किरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता आ रहा है। तो एक्सरसाइज सूर्य किरण किसके बीच में है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में है ऑपरेशन सूर्य किरण या एक्सरसाइज सूर्य किरण। ऑपरेशन नहीं कह सकते, एक्सरसाइज सूर्य किरण है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आपको लीड में रखते हैं। ये रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा रेजिमेंट इन इंडियन आर्मी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेम क्या है उसका, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम है सूर्य किरण, हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल सिंस 2011। अब देखिए भारत नेपाल के बीच में विवाद भी है मधेसी समस्या को लेकर के। मधेसी ये क्या कहते हैं, नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, मधेसी हैं। 2015 को नेपाल का नया संविधान बनाकर लागू हुआ तथा नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। नेपाल ने संघीय व्यवस्था को अपना लिया 2015 में। फिर नेपाल के संविधान में प्रगतिवादी विचारों को अपनाया गया। यद्यपि नेपाल की मधेसी जनजाति ने इसका विरोध किया, क्योंकि मधेसी जनजाति जो थी वो नेपाल के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मधेसियों का आरोप था कि राज्यों का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि जो मधेसी बहुसंख्यक थे नेपाल में, अब उनको इस तरीके से डिजाइन किया, राज्यों को तोड़ा गया कि मधेसी बेचारे वहां उस राज्य में ही अल्पसंख्यक बन गए। तो ये इसलिए मधेसी समस्या को लेकर के विवाद है और मधेसियों का संबंध जो है भारत से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत और नेपाल के बीच में मधेसी समस्या इंपॉर्टेंट है, मधेसी प्रॉब्लम। इन 2015 नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड एंड नेपाल बिकम अ सेक्युलर कंट्री। 2015 में नेपाल अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम। 2015 में प्रोग्रेसिव आइडियाज वर अडॉप्टेड इन नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाउएवर नेपाल्स मधेसी ट्राइब अपोज्ड इट, जबकि मधेसी ट्राइब ने इसका विरोध किया। दे alleged that the state were created in such a way that the majority Madhesis become a minority those states।
ठीक है, मधेसियों ने इसका विरोध किया और मधेसियों ने कहा कि जो हमारी सरकार है, जो नेपाल की सरकार है, स्टेट को इस तरीके से तोड़ा है कि जहां पे मधेसी मेजोरिटी में थे वो अब माइनॉरिटी में आ गए हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं। और सुस्ता क्षेत्र विवाद को लेकर के डिस्प्यूट है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल द्वारा अपने नवीन क्षेत्र में शामिल किया गया है। जो नवीन मानचित्र बनाता है, जो नए नए मैप बनाता है, तो उसमें सुस्ता को नेपाल अपने क्षेत्र में दिखाता है। नेपाल का दावा है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया तथा भारत को इस क्षेत्र को जो है तुरंत खाली कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, भारत और नेपाल के बीच में विवाद है सुस्ता क्षेत्र को लेकर के। विवाद का मूल कारण किसको माना जाता है सुस्ता विवाद में, तो गंडक नदी है। गंडक नदी जो है ये टाइम टाइम पर मार्ग अपना बदलती रहती है, अपना रूट चेंज करती रहती है। ठीक है, क्योंकि गंडक नदी नेपाल और बिहार के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र को भारत के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। किस क्षेत्र को, सुस्ता क्षेत्र को। ठीक है, सुस्ता क्षेत्र को, तीस्ता भी है, सुस्ता क्षेत्र को क्या किया जा रहा है, सुस्ता क्षेत्र पर किसका कंट्रोल है इस समय, भारत का कंट्रोल है। करेंटली दिस एरिया इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिया। सुस्ता बॉर्डर। फिर और क्या विवाद है, काला पानी विवाद है, काला पानी डिस्प्यूट है। मोइस्ट प्रॉब्लम है या माओवादी प्रॉब्लम है, माओइस्ट नोट करके है। ऑपरेशन मैत्री 2015 के द्वारा नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण तथा भारत द्वारा चलाया गया क्या है, एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री इज एन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया फॉर पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन इन नेपाल। ऑपरेशन मैत्री जरूर याद रखेंगे आप लोग। अब देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश संबंध कैसे हैं, कैसे नहीं है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का निर्माण शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में हुआ तथा मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग ने बांग्लादेश में पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं समाजवादी राज्य की स्थापना की। बांग्लादेश से मधुर संबंध का प्रमाण 1972 की संधि में देखा जा सकता है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 25 वर्षों के लिए एक ट्रीटी की गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman and under the leadership of Mujibur Rahman. The Awami League established a secular, democratic and socialist state in Bangladesh. The proof of cordial relation with the Bangladesh can be seen in the Treaty of 1972, which was made for 25 ईयर्स के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत और बांग्लादेश को सहयोग में बढ़ा रही हैं। मुजीबुर रहमान के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप थे मुजीबुर रहमान के टाइम में। फिर 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है तो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी शासन प्रणाली की बजाय तानाशाही और सैनिक सरकार आ जाती है, जिसमें फिर होता क्या है, भारत के साथ जो है बांग्लादेश के संबंध जो है खराब होने लग जाते हैं। व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज assassinated in the 1975, Bangladesh was transformed from the democratic secular socialist regime to dictatorial military one and the ban on Islamic parties was lifted. ठीक है, तो ये सारी चीजें बांग्लादेश में होती हैं। अब भारत बांग्लादेश के बीच में क्या विवाद है, तीस्ता नदी जल को लेकर विवाद है। सॉरी, हमने यहाँ पे चर्चा की थी तीस्ता नदी को लेकर, भारत और बांग्लादेश में है, तीस्ता नेपाल में नहीं, सुस्ता बॉर्डर है नेपाल को लेकर के, आप करेक्ट कर लीजिएगा। तीस्ता और सुस्ता एक जैसे नाम लगते हैं ना थोड़ा सा, फिर इस वजह से। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विभाजन के संबंध में पहली बार 1983 में एक समझौता हुआ कि तीस्ता नदी के जल के 75% भाग का बंटवारा भारत तथा बांग्लादेश के बीच में किया गया और 25% जो है फ्री पानी छोड़ दिया गया। इस नदी जल का अधिकांश पानी किसके पास मिला है, भारत को मिलता है, जिसका भारत जो है कृषि क्षेत्र के उपयोग के लिए भारत इस पानी का यूज करता है। ठीक है, द फर्स्ट एग्रीमेंट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ तीस्ता रिवर वाटर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज रीच्ड इन 1983
that 75% of Tista river water was divided between India and Bangladesh. India gets most of the water of this river, which of used for agriculture, irrigation. अधिक तीस्ता नदी जल विवाद अभी भी बना हुआ है। गंगा नदी जल विवाद विभाजन समझौता 1996 में हुआ, ये भी एक है। फिर फरक्का बांध समझौता जो है, फरक्का नदी पर, फरक्का जो है बांध जो बनाया गया गंगा नदी पर बनाया गया है, ये बांध 1977 में विवाद था, समझौता हुआ इस पर। बराक नदी को लेकर विवाद है, मुहरी नदी को लेकर के विवाद है, फेनी नदी को लेकर के विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। फिर भारत बांग्लादेश सीमा विवाद भी है, जैसे कि सीमा विवाद से संबंधित अन्य समस्या भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतः क्षेत्र से संबंधित है, यानी इनक्लेव से जो है ये डिस्प्यूट जुड़ा हुआ है। अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बॉर्डर डिस्प्यूट आर रिलेटेड टू द एरिया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो 3 बीघा गलियारा का विवाद था वो 1974 में स्टार्ट हुआ था। 1974 में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो पाया था। इस समझौते के तहत यह कहा गया कि भारत ने बांग्लादेश को पट्टे पर 3 बीघा जो है जमीन दे दी थी, परंतु संविधान संशोधन के अभाव में यह पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। 3 बीघा कॉरिडोर एग्रीमेंट 1974। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया लीज्ड 3 बीघा ऑफ लैंड टू बांग्लादेश, बट इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हो जाता है, जो कि ये समझौता अब समाप्त हो जाता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 अंतः क्षेत्र वाला सीमा विवाद क्या होता है, इससे सुलझा लिया जाता है। भारत को 51 क्षेत्र मिलते हैं, यानी बांग्लादेश को 111 गांव मिलते हैं, भारत को 51 मिलता है। इसमें भारत को कम मिलता है और बांग्लादेश को ज्यादा जमीनें मिलती हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। इंडिया गॉट 51 इनक्लेव्स एंड बांग्लादेश गॉट 111 इनक्लेव्स। फिर न्यू मूर द्वीप विवाद को लेकर के है। न्यू मूर द्वीप जो विवाद है ये सबसे पहले 1971 में आया था, ठीक है। 1971 में इसे भारत ने पहली बार देखा और ये बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप था, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य अन्य विवाद क्या है, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। अनदर डिस्प्यूट इंडिया एंड बिटवीन बांग्लादेश, दिस आइलैंड इज एन बे ऑफ बंगाल। तो होता क्या है इसमें, इस द्वीप को सबसे पहले भारत देखा गया 1971 में, तथा 1979 में भारत ने इस द्वीप पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और भारत के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी गई। फिर इसे पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका नाम क्या दिया, दक्षिण तलछटी या फिर पूर्वाशा का नाम दिया गया। इसे पूर्वाशा द्वीप के नाम से वेस्ट बंगाली से बुलाती थी। 1980 के पश्चात बांग्लादेश में पहली बार न्यू द्वीप विवाद को लेकर के बांग्लादेश ने कहा कि जो न्यू मूर द्वीप है ये बांग्लादेश का एरिया है, भारत इससे यहाँ से खाली करे। तो समय क्या हुआ कि अब समय ऐसा आया कि वो न्यू मूर द्वीप जो द्वीप है ये पानी में डूब चुका है, अब ये विवाद ही खत्म हो गया। पानी से निकला हुआ था, पानी में फिर डूब गया वो। फिर चकमा शरणार्थी को लेकर के विवाद है। बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों में चकमा लोगों का निवास है जो बौद्ध धर्म में मान्यता रखते हैं। ये चकमा कौन है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों में रहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी चकमा निर्जाति लोगों का निवास है। वर्तमान समय में चकमा पहाड़ियों से होकर के भारतीय राज्य त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में खूब डूब दबा के आ रहे हैं, ठीक है। खूब भरमार हो रही है अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच इन शरणार्थियों को वापस जाने के लिए बातचीत चल रही है। भारत बांग्लादेश से कह रहा है भाई अपने शरणार्थियों को, चकमा शरणार्थियों को वापस ले जाओ, क्योंकि भारत में संख्या ऑलरेडी बढ़ रही है, ठीक है। चकमा refugees dispute, the Chittagong hills of Bangladesh are inhabited by Chakma people who believe in Buddhism. The northeastern state of India are also inhabited by people of the Chakma ethnicity. Currently, the Chakma people from the hills have taken refugees in Indian state of Tripura and Arunachal Pradesh. ये अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में खूब ज्यादा पहाड़ियों के रास्ते से आकर के इंडिया में बस रहे हैं और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बातचीत चल रही है कि इसको जल्दी ही सॉर्ट आउट किया जाएगा डिस्प्यूट को। रोहिंग्या विवाद चल रहा है।
चलो। रोहिंग्या जो है वो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, पहली बात तो ये समझना है, जो म्यांमार के रखिन प्रांत में रहते हैं। तो ये बांग्लादेश के मूल निवासी, लेकिन म्यांमार के ये रखिन प्रांत में बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। म्यांमार सरकार जो है इन्हें भगा रही है, इन्हें नागरिकता नहीं दे रही, क्योंकि ये बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, तो इनको म्यांमार कह रही है कि हम अपने यहाँ आपको नहीं रखेंगे। जब बर्मी जो होते हैं, बर्मी म्यांमार में बर्मी है, बर्मी और रोहिंग्या के बीच में हमेशा वॉर चलता रहता है, संघर्ष होता रहता है, ठीक है। बर्मी जो है म्यांमार के मूल निवासी हैं, और रोहिंग्या जो हैं वो म्यांमार के मूल निवासी नहीं है। जैसे आप देखेंगे श्रीलंका के मामले में तमिल और सिंघलियों को लेकर के विवाद चलता है, तो वैसे ही बर्मी और रोहिंग्या के बीच में जो है ये संघर्ष म्यांमार में चलता रहता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब इन दोनों में संघर्ष होता है तो ये भाग करके कहाँ आते हैं, भाग करके पहाड़ियों के रास्ते, ये बांग्लादेश के रास्ते होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में आके बस जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि भारत में जो है रोहिंग्यास की संख्या बढ़ रही है, तो भारत में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि ये मुसलमान है। एक तो मुसलमान होने के साथ साथ देखिए, इनको मुसलमान होने के कारण ही कोई भी देश अपने देश में शरण इनको नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों के मन में यह मानसिकता बैठ चुकी है कि मुसलमान क्या होते हैं, आतंकवादी होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, आतंकवादियों का कोई देश, कोई मजहब, कोई धर्म कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आतंकवादी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही व्यक्ति मुसलमान ही आतंकवादी होता है, लेकिन लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी है कि रोहिंग्या मुसलमान है, मुसलमान ही ज्यादा आतंकवाद फैलाते हैं, तो इसी डर की वजह से इनको कोई भी अपने देश में शरण नहीं दे रहा है। तो ये चीजें बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच में सहयोग क्या है। सहयोग दो फील्ड में है। एक मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है ये। फिर बंधन एक्सप्रेस चलाई गई, यह एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस रेल सेवा है जो हर हफ्ते भारतीय शहर कोलकाता से बांग्लादेश के शहर खुलना के बीच में ये चलती है, बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस ट्रेन इज एन इंटरनेशनल एक्सप्रेस ट्रेन service that runs every week between the Indian city of Kolkata and the Bangladesh city of खुलना, ठीक है। अब देखते हैं भारत और श्रीलंका के संबंध क्या है। टाइम 2 घंटे में खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। चलो देखते हैं भारत श्रीलंका। नवंबर 1947 में श्रीलंका और ब्रिटेन के मध्य की संधि की रक्षा, सॉरी 1947 में, नवंबर 1947 में श्रीलंका और ब्रिटेन के मध्य की गई रक्षा की संधि थी। देखिए 1947 में ब्रिटेन और श्रीलंका के बीच में एक सुरक्षा या रक्षा की संधि की गई। श्रीलंका ने ब्रिटेन के साथ ऐसी संधि क्यों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना। श्रीलंका ने इसलिए की क्योंकि श्रीलंका ने ब्रिटेन के साथ ऐसी संधि इसलिए की क्योंकि श्रीलंकाई विदेश नीति में भारत जो है भय के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार यह मानती थी कि भारत जो है श्रीलंका के कभी भी अपने कब्जे में ले सकता है, कभी भी उस पर नियंत्रण बना सकता है। इसी डर से श्रीलंका ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया कि कभी भी अगर भारत हमारे साथ हमारे ऊपर कब्जा करने की, हमारे ऊपर आक्रमण करके अपने में मिलाने की कोशिश करे तो ब्रिटेन हमारी सुरक्षा करेगा। कोटेलावाला के अनुसार यदि श्रीलंकाई द्वीप से ब्रिटिश अड्डा हट जाएगा तो हमारा पड़ोसी देश भारत इस द्वीप को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, हथिया लेगा। तो ये कोटेलावाला का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू कोटेलावाला, इफ द ब्रिटिश बेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द श्रीलंकन आइलैंड देन आवर नाइबरिंग कंट्री इंडिया कैन टेक ओवर दिस आइलैंड। तो इतनी बड़ी सोच थी उनको, इसी डर से उन्होंने क्या किया, इसी डर से श्रीलंका ने ब्रिटिश के साथ में 1947 में एक ट्रीटी साइन करी। अब नेहरू कोटेला वाला समझौता एक होता है इनके बीच में, कुछ देखते हैं समझौते। नेहरू कोटेला वाला समझौता 1954 में होता है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जॉन कोटेलावाला के बीच 18 जनवरी 1954 को हस्ताक्षर किया गया। यह सीलोन में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति और भविष्य के संबंध में समझौता था। ये ध्यान रखेंगे कि जो कोटेला वाला समझौता है वो, सीलोन का मतलब श्रीलंका है, श्रीलंका का पुराना नाम पहले सीलोन था। तो यह है कि यह श्रीलंका में भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति और उनके भविष्य के संबंध में एक समझौता जवाहरलाल और कोटेलावाला के बीच में
किया गया। इट वाज साइंड ऑन 18 जनवरी 1954 बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जॉन कोटेलावाला। इट वाज एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन सिलोन। अब भारत श्रीलंका के बीच कुछ समझौते और होते हैं, जैसे ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक का मतलब है कि इस वाली पहले समझौता ये हुआ, फिर हेडिंग यहाँ पे मैंने डाल दी, कोई बात नहीं, हेडिंग मैं इसको चेंज कर दूंगा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते टाइम। ठीक है, शास्त्री फिर भंडार नायके के बीच में समझौता होता है 1964 में। 1964 में शास्त्री एंड भंडार नायके पैक्ट होता है। प्रवासियों के विषय में शास्त्री भंडार नायके समझौते के माध्यम से इस समस्या के हल हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। फिर इंदिरा श्रीमती भंडार नायके समझौता 1974 के बीच में होता है। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखना है, श्रीलंका से दूरी बनाए रखने का सिद्धांत बनाया कि श्रीलंका से भाई हम दूर ही रहेंगे। 1971 में श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर वहां पर सरकार विरोधी गतिविधियों को दबाने हेतु भारत ने सैनिक सहायता भेजी। इन 1971 इंडिया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया सेंट मिलिट्री असिस्टेंट टू सप्रेस एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज देयर। तो ये चीज आप रखना है, इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, इंदिरा गांधी अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम द श्रीलंकन पॉलिसी। ठीक है, श्रीलंका से उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई इंदिरा गांधी ने कि श्रीलंका से हमें दूरी बना के रखनी है। फिर कच्चा तीबू टापू विवाद है जो 1974 में सॉर्ट आउट कर लिया गया। इंदिरा गांधी ने कच्चा तीबू को क्या कर दिया, श्रीलंका को सौंप दिया और श्रीलंका के संबंध में दूर रहने का सिद्धांत बनाया। भैया आप अपना द्वीप ले जाओ, हमें कोई इतने ज्यादा मारा मारी नहीं करनी, आप खुश रहो बस। फिर राजीव जयवर्धने समझौता होता है 1987 में, जिसमें भारतीय सेना की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति को ठीक करने के लिए। लिट्टे और जो श्रीलंका सरकार के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को रोकने के लिए भारत ने एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का गठन किया, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में एक समझौता हुआ, जिसके थ्रू भारतीय शांति सेना जो है श्रीलंका के लिए जाती है। मानवाधिकारों के हनन पर मुद्दा क्या है देखते हैं, इसमें ये विवाद है थोड़ा सा। श्रीलंका में तमिल युद्ध के अंतिम दौर में बड़े स्तर पर मानवाधिकारों का हनन हुआ। वर्ष 2010 में जब देखिए ये हनन तब हुआ जब श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच यानी लिट्टे के बीच में संघर्ष चला था, तब बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। 2010 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंकाई सेना एवं तमिलों के बीच संघर्ष तथा युद्ध के विराम के उल्लंघन की जांच के लिए एक सामंजस्यकारी आयोग लेसन लर्न्ड एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की स्थापना की गई। तो ये याद रखेंगे आप, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, सामंजस्यकारी आयोग की स्थापना की गई। चलिए, भारत ने इस आयोग की अनुशंसाओं का क्या किया, स्वागत किया। भारत ने कहा बहुत बढ़िया श्रीलंका ने किया है, कम से कम चलो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, जो भी नुकसान हुआ जिसमें आम पब्लिक मारी गई, मानवाधिकारों का हनन हुआ नहीं हुआ, श्रीलंका गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया कि एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया जिसमें जांच की गई। ठीक है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इस अनुशंसाओं का क्या किया, विरोध किया। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द तमिल वॉर इन श्रीलंका ह्यूमन राइट्स वर इनवॉयलेटेड ऑन लार्ज स्केल। In 2010, Sri Lanka President Mahendra Rajapaksa established a lesson learned and reconciliation commission to investigate the conflict and ceasefire violation between the Sri Lankan army and the Tamils. India welcomed the recommendation of this commission, although human rights organization opposed it. ठीक है, जबकि भारत ने इस मानवाधिकार संगठन का भारत ने स्वागत किया, लेकिन जो मानवाधिकार संगठन ने इसका विरोध उनके द्वारा खुद किया गया। श्रीलंका में श्री सेना के राष्ट्रपति बनने पर वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ हुए मतदान में भारत क्या हुआ, अनुपस्थित रहा। श्रीलंका के पक्ष में, यानी देखिए जब 2015 में भारत श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकारों यूनो में क्या हुआ, मानवाधिकार आयोग के द्वारा एक मुद्दा लाया गया कि श्रीलंका में जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इसमें वोटिंग हो रही थी। तो इस समय
जो है श्रीलंका के पक्ष में चीन ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। लेकिन भारत जो है उस समय वोटिंग ही नहीं किया, वो अनुपस्थित हो गया, क्योंकि भारत जो है श्रीलंका से अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता था। चीन के अनुसार यह श्रीलंका का आंतरिक मामला है, इसीलिए इसको वीटो करना चीन ने अच्छा समझा। अकॉर्डिंग टू चाइना दिस इज श्रीलंकाज इंटरनल मैटर। फिर भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ सहयोग चल रहे हैं, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। दोनों देशों ने 12 नवंबर 2004 को नई दिल्ली में भारत श्रीलंका शिखर सम्मेलन के दौरान इस अभ्यास को आयोजित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता 2004 में हुआ, 12 नवंबर 2004 को। फिर भारत अफगानिस्तान संबंध देखेंगे। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा ईरान से लगती है, पाकिस्तान से, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ, तथा भारत के भूभाग से भी इसकी सीमा मिलती है, जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का नियंत्रण है। अब जो सीमा भारत से अफगानिस्तान की लगती है, उस सीमा पर किसका कंट्रोल है, उस सीमा पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। अब देखो अफगानिस्तान की सीमा बहुत सारे देशों से लग रही है, ईरान से लग रही है, पाकिस्तान से, चाइना से, मध्य एशिया से, भारत से, तो इतने देशों के साथ लग रही। अगर सोचो भारत का संबंध भारत का संबंध अगर अफगानिस्तान के साथ बढ़िया हो जाए तो भारत जो है ईरान से अपने संबंधों को बेहतर कर सकता है, भारत जो है मध्य एशिया में अपनी एंट्री ले सकता है। तो ये सारी चीजें फायदेमंद है भारत अफगानिस्तान संबंध में। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य शुरू से ही डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा को लेकर के क्या है, विवाद है। देयर हैज बीन डिस्प्यूट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ओवर द डूरंड लाइन सिंस द वेरी बिगनिंग। ठीक है, बहुत ही स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से नहीं क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा को लेकर के विवाद कायम है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। एलओसी किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एलएसी जो है रेखा है वो इंडिया और चाइना के बीच में। भारत अफगानिस्तान के बीच में सहयोग क्या है, जेरांग देलराम सड़क परियोजना है। जेरांग देलराम रोड प्रोजेक्ट जो है भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के द्वारा जेरांग देलराम सड़क निर्माण हेतु $70 मिलियन की आर्थिक सहायता को प्रस्तावित किया गया। भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित इस सड़क का वर्ष 2009 में उद्घाटन भी किया गया। इंडिया प्रपोज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $17 मिलियन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेरांग देलराम रोड। दिस रोड built by Indian Border Roads Organization was inaugurated in 2009। तो ये चीज आप याद रखना कि भारत के बीच में जेरांग देलराम सड़क परियोजना का शुभारंभ किया गया 2009 में, और भारत ने इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। भारत ने इंदिरा गांधी शिशु स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण किया है वहां पर। ठीक है, भारत द्वारा काबुल में हबीबी स्कूल की स्थापना की गई है। इंडिया एस्टैब्लिश्ड हबीबी स्कूल इन काबुल। इसके साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहायता भारत अफगानिस्तान में उपलब्ध करा रहा है। अलॉन्ग विद दिस असिस्टेंट वाज आल्सो प्रोवाइडेड फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। भारत ने अफगानिस्तान के संसद के निर्माण में सहयोग प्रदान किया, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया। अफगानिस्तान के नए संसद भवन के एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक भी रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन के निर्माण में सहयोग किया, इसलिए उसके एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक अफगानिस्तान ने रख दिया। तो अ ब्लॉक ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान हैज ऑल्सो बीन नेम्ड अटल ब्लॉक। इंडिया प्रोवाइडेड असिस्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान, करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान, ये आप समझना। फिर इसके साथ हार्ट ऑफ एशिया बनाया गया, 14 देशों का ये संगठन है। इस्तांबुल की बैठक में हार्ट ऑफ एशिया की पहल की गई, जिसमें एशिया के राज्यों ने मिलकर के अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर आश्वासन दिया। तो अब एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि हार्ट ऑफ एशिया का संबंध क्या है, अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन से है, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण से है, जो एशिया के सभी राज्य मिलकर के अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करेंगे हार्ट ऑफ एशिया के थ्रू। ये चीजें आपको समझना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिरता तथा विकास को बढ़ावा भी देना है। 14 मेंबर्स हैं इसमें। द इस्तांबुल मीटिंग इनिशिएटेड द हार्ट ऑफ एशिया समिट इन विच आसियान स्टेट्स pledged cooperation in the reconstruction of Afghanistan. The aim of the
कॉन्फ्रेंस इज टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना भारत और अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, ये सब सारे देश हैं इसमें। ये आपने पहले भी पढ़ लिया था कि ये प्रस्तावित है। तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 4 देश हैं। सलमा डैम अफगानिस्तान के हेरान प्रांत में है, जिसे भारत अफगान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। सलमा डैम इज अ हेरान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान विच इज कॉल्ड इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम। ऑपरेशन देवी शक्ति पाकिस्तान में फंसे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन देवी शक्ति वाज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान। फिर भारत अफगानिस्तान के बीच विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आने के बाद अलकायदा से इसका क्या हो गया, गठजोड़ हो गया, तालिबानी शासन और अलकायदा। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विश्व में आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबानी शासन आया, तालिबानी और अलकायदा के बीच में एक समझौता हो गया, एक संगठन हो गया। अलकायदा क्या है? आतंकवादी संगठन है। और इसका परिणाम क्या निकला कि पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ने लगा। और 1999 में इंडियन एयरलाइंस जो थी उसके विमान को IC 814 नामक विमान को नेपाल के काठमांडू से इसका अपहरण करके कांधार ले जाया गया। फिर परिणाम स्वरूप भारत को क्या करना पड़ा? आतंकवादी जो कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर था उसको भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस एयरलाइंस को जैसे ही आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया तो उसके बदले में बोला कि हम इंडियंस को तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे आतंकवादी हमारे मसूद अजहर को आप भारत छोड़ देगा। तो भारत को मजबूरी में क्या करना पड़ा? उन इंडियंस को छोड़ने के लिए, उन इंडियंस को बचाने के लिए मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। अब लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब किसी भी एयरलाइंस को अगर हाईजैक करते आतंकवादी तो भारत जो है खुद उसको क्या करेगा? उड़ा देगा उस प्लेन को। तो ऐसा नहीं, अब बचाने के लिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए कुछ कन्वेंशन हुए हैं, आप वो कन्वेंशन पढ़ लेना, इसमें वो कन्वेंशन मेंशन नहीं है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कब होता है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो है अमेरिका के द्वारा 2001 में चलाया जाता है। सितंबर 2001 में विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के पश्चात अमेरिका ने तालिबान के विरुद्ध ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम प्रारंभ किया था। आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन सितंबर 2001 द US लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट द तालिबान। ठीक है, तालिबान के अगेंस्ट में अमेरिका ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहली बार 16 सितंबर 2001 को आतंक के खिलाफ युद्ध का नारा दिया गया। ठीक है, द US प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश फर्स्ट यूज्ड द टर्म वॉर ऑन टेरर ऑन 16 सितंबर 2001, जिसका समर्थक नाटो और भारत ने भी किया। आतंक के विरुद्ध युद्ध का समर्थक नाटो ने भी किया और भारत ने भी किया। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि आतंकवाद से आज नहीं, भारत लगभग 50, 70, 80 सालों से, बहुत समय से, लंबे समय से परेशान है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तालिबानी शासन का अंत होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के थ्रू। रिजल्ट आया इसका, द एंड ऑफ तालिबान रिजाइम। अब देखते हैं भारत पाकिस्तान विवाद में, हम इसको ज्यादा विवाद ही देखेंगे, बहुत ज्यादा समझौता नहीं हुआ। युद्ध और कुछ समझौते हुए हैं, ये शॉर्ट में पढ़ेंगे। कबायली हमला हुआ पहली बार 1948 में कश्मीर मुद्दे में। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जनवरी 1966 में। किसके बीच हुआ? लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। और दूसरा कौन था? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। फिर शिमला समझौता हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, 2 जुलाई 1972। फिर 1999 में भारत ने कारगिल वॉर कर दिया। ठीक है, भारत 1999 में भारत के द्वारा, वाजपेयी के द्वारा बस कूटनीति चलाई गई, लेकिन बस कूटनीति क्या हुई? विफल हुई, क्योंकि कारगिल वॉर हो गया। फिर सीमा विवाद भी कुछ है, कश्मीर विवाद, सीमा विवाद है, सर क्रीक विवाद है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद है और कच्छ के रण का विवाद है। ठीक है, फिर जल विवाद में सिंधु नदी जल विवाद है जो 1960 में हुआ था, अब इसमें समझौता हो चुका है। किशन गंगा नदी जल विवाद को लेकर के है। तुलबुल जल विद्युत है परियोजना विवाद है, तुलबुल जल विद्युत परियोजना विवाद है। बगलिहार जल विवाद परियोजना है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना है, सॉरी, इसको लेकर विवाद है। सलाल जल विद्युत परियोजना, इस पर विवाद है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है, इस पर विवाद है। रायतेल जल विद्युत परियोजना है, ये सब पे क्या है? वाटर डिस्प्यूट है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। यहाँ पे पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है।
फिर आतंकवाद को लेकर कश्मीर में आतंकवाद जो फैला रहा है, फिर भारतीय संसद में हमला जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ, उस पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। मुंबई हमला एग्जाम में आया हुआ, नेट के पेपर में इंपॉर्टेंट है, 26/11/2008 को ये हमला हुआ था। पठानकोट हमला जो जनवरी 2016 में हुआ, जिसके बदले भारत ने पठानकोट के हमले बदले भारत में क्या चलाया गया, भारत के द्वारा ऑपरेशन धांगू चलाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद उरी में हमला हुआ भारत के ऊपर, आतंकवादी हमला जो सितंबर 2016 में हुआ, जिसके जवाब में भारत ने पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर पुलवामा हमला हुआ भारत के ऊपर, फिर 19 फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा अटैक, जिस पर भारत ने, जिसके जवाब में क्या किया, पाकिस्तान के बालाकोट, ठीक है, बालाकोट में क्या किया, पाकिस्तान का एक सिटी है बालाकोट में भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया। तो ये भारत और पाकिस्तान को लेकर के बेसिकली विवाद के मुद्दे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान डिस्प्यूट्स। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जो देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, इसको लेकर चलाया गया था। ऑपरेशन अश्वमेघ जो है इंडियन एयरलाइंस का जब विमान हाईजैक हुआ था तो चलाया गया था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट या वज्र शक्ति अक्षरधाम मंदिर में जो गुजरात में है, वहां पे हमला हुआ था, तो 2002 में चलाया गया था। फिर ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो है मुंबई ब्लास्ट में चलाया गया था, जब मुंबई हमला हुआ था 26/11। फिर ऑपरेशन धांगू का संबंध जो है पठानकोट में जब हमला हुआ था 2016 में, तब चलाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन है, आप इनको याद रखेंगे। हाँ, दूसरी कोचिंग वालों का ऑफर आ गया होगा आपके लिए कि रक्षाबंधन का ऑफर तो निकल गया मान लीजिए, अब ऑफर हो गया कि जिसको भी जन्माष्टमी का ऑफर लेना है 70% छूट मिल रही है। आप लोग कोचिंग का ऐड तो देखते होंगे कि ऑफर, तो आप लोग ऑफर के चक्कर में ना पड़ो। पुराने कोर्सेज होते हैं उनके आज 4 साल पहले रिकॉर्ड करके आपको पूरी कोर्सेज बेचते हैं, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो आप नए अपडेट चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो आप प्लीज़ सतर्क रहिए। कोचिंग में लेना है तो आप लीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जब फ्री चीज़ें मिल रही हैं तो आप पैसा अपना वेस्ट मत कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस तरीके से आज हमारा जो है फॉरेन पॉलिसी की क्लास कंप्लीट होती है, और ये मैराथन क्लास पार्ट 4 में जाके कंप्लीट हुई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारी क्लासेस जो होंगी वो कुछ PYQ के ऊपर होंगी, और पॉलिटिकल थ्योरी के PYQ, और जो हमने अभी मैकियावेली से खत्म किया है, मैकियावेली के बाद हम हीगल वगैरह पढ़ेंगे, हॉब्स लॉ रूसो पढ़ेंगे, मिल, बेंथम, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स वगैरह सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करो अच्छे से। एग्जाम के बाद से फिर से हम चीज़ों को एक शॉर्ट वे में नहीं बल्कि एक लॉन्ग तरीके से रिवाइज करेंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए मुझे और क्या करना चाहिए, आप और क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।